एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो सैम्पल पेपर आया है, सीबीएसई ने अभी रिलीज़ किया है 2 दिन पहले। तो उसका सोल्यूशन करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से करने वाले हैं एंड मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। इससे पहले मैंने इस सैम्पल पेपर के ऊपर ना एक डिटेल्ड एनालिसिस की एक वीडियो बना रखी है। उसमें बता रखा है कि कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आए हैं, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आया है, किस यूनिट से कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो वो एक बार देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो सोल्यूशन करते हैं आज क्लास 12 फिजिक्स के सैम्पल पेपर का। बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे एंड आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आएगा। ठीक है, चलो यार, तो आगे बढ़ते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले यार एक बात और बोल दूँ तुम्हें कि मैंने ना आप लोगों के लिए चैप्टर फर्स्ट से लेके क्लास 12 फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, चैप्टर 14 तक पूरा सिलेबस, न्यू सिलेबस जो है वो वन शॉट में अपलोड कर दिया है। ओके, सो अगर आप लोगों को चाहिए, सिंपल जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे प्लेलिस्ट है और कर लीजिए अपना सिलेबस। ओके, चलो यार, साथ में नोट्स भी अपलोडेड हैं चैप्टर फर्स्ट से लेके चैप्टर 9 तक के। तो सैम्पल पेपर पे चलते हैं और सॉल्यूशन करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं यार। ओके, देखो यार, तो सिंपल सा भी, ये तो सबको ही पता है कि 70 नंबर का पेपर होने वाला है और 3 घंटे आप लोगों को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो साथ में यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन हैं, एक बार देख लेते हैं कि 35 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, सारे के सारे जो हैं कंपलसरी हैं। एंड सेक्शन 5 होंगे इसमें, ए बी सी डी एंड ई होंगे। जो सेक्शन ए होगा उसमें एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, बी के अंदर आपके 2-2 नंबर वाले आएंगे 7 क्वेश्चन, और इसमें 18 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और सी वाले में आपके 3 नंबर वाले आएंगे, और कितने आएंगे? 5 आएंगे। और इसमें डी में आपके 5 नंबर वाले 3 आएंगे, और ई सेक्शन में आएगा आप लोगों का केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी, ये सारा कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। अब चलते हैं सॉल्यूशन पे। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, इस चैप्टर की जो पीडीएफ है वो आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, सुनील जांगड़ा सर के नाम से है। एंड मेरे जो नोट्स हैं वो भी यहीं पे मिलने वाले हैं। कोई भी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल, सॉरी इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे जो मेरा हैंडल है वो है सुनील जांगड़ा 26 के नाम से। ठीक है, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, मैं तुम्हें ना एक बात और बता दूं, इस सैम्पल पेपर को देखते हुए ना एक चीज़ मैं और बता देता हूँ तुम्हें कि पूरे का पूरा जो सैम्पल पेपर है ना वो NCERT बेस्ड है, कुछ भी NCERT से बाहर नहीं है। मतलब NCERT से पूछा हुआ, अगर आपने NCERT अच्छे से पढ़ ली ना, ठीक है, मज़े हो जाएंगे तुम्हारे। तो देखो, कूलम्स लॉ बोला गया है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ विच इज़ द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। देखो यहाँ पे एक चार्ज दिखाया गया है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज दिखाया गया है Q2। ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्स की डायरेक्शन शो कर रखी है। ये डायरेक्शन कब हो सकती है? मतलब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये तब हो सकती है जब ये प्लस और माइनस हो। इसका मतलब कि Q1 और Q2 का अगर प्रोडक्ट देखें तो वो 0 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर हमें मिल गया। और ये NCERT में बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखा हुआ है बेटा जी, NCERT में बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। जब भी आप लोगों के पास फोर्स ऐसी होगी तो समझ जाना यार, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अगर फोर्स इधर और इधर होती तो समझ जाना कि वो पॉजिटिव चार्ज थे या सेम काइंड ऑफ चार्ज थे, जिसकी वजह से फिर आता आंसर ये वाला। बट अभी के लिए हमारा आंसर है दूसरा। सेकंड पे चलते हैं। क्या पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन के अंदर? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर इज v। ओके, मतलब इन्होंने एक्सियल के लिए बता दिया कितनी होती है। देन द पोटेंशियल एट ए पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन विल बी। यार ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। आप लोगों के पास ये रहा क्या? डायोड, सॉरी डायोड नहीं, डाइपोल, -q +q। ओके, अब ध्यान से देखो यार, इन्होंने इक्वेटोरियल बोला, इक्वेटोरियल का मतलब क्या होगा? कोई पॉइंट ऐसे परपेंडिकुलर, और ये डिस्टेंस इन्होंने r बता दिया। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल लिखना है, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल लिखना है। यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस सेम रहने वाला है। इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा, और इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा। दोनों को जोड़ो, आंसर इज 0। तो सीधा सा है, आंसर कितना होने वाला भाई? 0 होने वाला है। ओके, मैंने ना स्पेशली यहाँ पे अटैच भी कर दिया आंसर, ताकि आप लोगों को जब ये PDF मिले तो नीचे आंसर भी मिल रहे हों। ओके, चलो नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास टेम्परेचर डिपेंडेंस। मैंने बताया था ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आप लोगों को रेजिस्टिविटी दी हुई है, टेम्परेचर के हिसाब से बताया हुआ है कि टेम्परेचर जब घट रहा है या बढ़ रहा है तो जो रेजिस्टिविटी है किस तरीके से वेरी कर रही है। बट ये 2 मटेरियल के लिए दी हुई है, मटेरियल A एंड मटेरियल B।
आपको बताना है कि कौन सा मटेरियल है। ठीक है, यहाँ पे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, मटेरियल ए जो है वो बोल रहा है कि कॉपर है, मटेरियल बी बोल रहा है कि जर्मेनियम है। ठीक है, मटेरियल ए जो है वो जर्मेनियम है, मटेरियल बी जो है कॉपर है, मटेरियल ए नाइक्रोम है एंड मटेरियल बी जर्मेनियम है, एंड फोर्थ में मटेरियल ए कॉपर है एंड मटेरियल बी इज नाइक्रोम है। तो ये नाम नाइक्रोम और कॉपर मतलब कंडक्टर, जर्मेनियम आ रहा है तो इसका मतलब सेमीकंडक्टर भी है। तो पहले ग्राफ को देखते हैं अब। तो ग्राफ में देखो यार क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रजिस्टिविटी घट रही है। तो इतना तो समझ में आ गया कि जो कि फिगर फर्स्ट है ना वो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर कौन दे रखा है? जर्मेनियम। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या है कि जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रजिस्टिविटी भी इंक्रीज़ हो रही है, और ऐसा किस में होता है? मेटल्स में होता है। और मेटल यहाँ पे दो हैं, एक है नाइक्रोम और एक दे रखा है आप लोगों के पास क्या, कंडक्टर कॉपर। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। देखो यार, जर्मेनियम, ए तो जर्मेनियम है, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, तो यही आंसर बनेगा क्योंकि बाकी में ए जो है ना वो जर्मेनियम नहीं है, मतलब सेमीकंडक्टर नहीं दे रखा, और मटेरियल बी जो है वो कॉपर है बेटा। सो द आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ टू कंसेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर लूप्स दिए हुए, मतलब इस तरीके से। एक ये हुआ आप लोगों के पास लूप दे रखे हैं, सॉरी ऐसे, और एक हो गया ये, मतलब दो दे रखे हैं। एक का नाम हमने रख दिया क्या, पी, और एक का नाम रख दिया हमने क्यू। इन्होंने बोला क्या है, इनका जो रेडियस है ना वो इस तरीके से है, मतलब अगर मैं बोलूँ आर पी अपॉन आर क्यू वो है 2/3। लूप क्यू जो है वो कैरी करता है 9 एम्पियर का करंट, इसके अंदर 9 एम्पियर का करंट है। कैसी डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज, वो मैंने पहले से बना दिया। ठीक है, आगे फॉर द मैग्नेटिक फील्ड टू बी जीरो एट द कॉमन सेंटर, इस सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, लूप पी मस्ट कैरी डैश करंट, मतलब कितना करंट उसके अंदर होना चाहिए। तो यार एक सिंपल सी चीज़ देखो, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो यहाँ से जो फील्ड होगा वो कैसे जा रहा होगा? आउट होगा, मतलब अपनी तरफ आ रहा होगा। ठीक है, तो डॉट बना दिया। और इसकी वजह से इसमें मतलब करंट किस तरीके का हो, कितनी वैल्यू का हो कि यहाँ पे फील्ड ज़ीरो हो जाए। इतनी चीज़ तो समझ में आ गई है कि यहाँ पे अगर फील्ड चाहिए, ज़ीरो चाहिए, तो उसका मतलब वो होगा कि इसकी वजह से और इसकी वजह से जो फील्ड होगा ना वो बराबर होंगे बट अपोजिट होंगे। इतना तो समझ में आ गया, तभी तो ज़ीरो होगा ना यार। ठीक है भाई, इसकी वजह से जो फील्ड होगा और इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो दोनों इक्वल होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो इसका मतलब मैं ये बोल दूँ कि B1 इज़ इक्वल टू B2 है, या ये बोल दूँ कि BP और ये BQ है। ओके, इतना समझ में आया। चलो अब बात करते हैं कि यार BP कितना है। B सर्कुलर, एक क्या दे रखा आप लोगों को, सर्कुलर लूप दे रखा, तो इसके लिए फील्ड कैसे लिखा जाएगा? आप लिखेंगे म्यू नॉट IP अपॉन 2 रेडियस। रेडियस कितना है? P है तो हम इसको RP लिख लेते हैं। फिर इधर म्यू नॉट IQ दे रखा है, नीचे 2 RQ। क्या कट गया अभी? 2 से 2 सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया, म्यू नोट से म्यू नोट कैंसिल हो गया। हमें IP निकालना है। ठीक है, P वाले में निकालना है ना करंट। ओके, तो ये बन गया आप लोगों के पास RP एक साइड हो गया, ये नीचे RQ हो गया, और इधर हो गया IQ। तो RP अपॉन RQ तो दे ही रखा है, कितना है भाई? 2/3 है, एंड IQ कितना दे रखा है? 9 एम्पियर दे रखा है, तो ये हुआ 9। तो इसको इससे कट करो और आंसर आ गया 6 एम्पियर। कितना आंसर आएगा? 6 एम्पियर आएगा। और क्लॉकवाइज क्यों? क्योंकि उस क्लॉकवाइज इसलिए कि अगर इसमें से क्लॉकवाइज होगा तभी तो जो फील्ड होगा इसमें से दूसरी डायरेक्शन से जाएगा, इधर से जाएगा, इनवर्ड होगा। समझ में आ रही हैं चीज़ें? समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए कैरीज ए स्टेडी करंट I। द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड across its cross section. The ratio of the magnitude of magnetic field at a point distance a/2 above the surface of wire and to that at a point distance a/2 below its surface। सिंपल तरीके से समझते हैं कि आप लोगों के पास ना एक कंडक्टर है ये, ठीक है, ये एक कंडक्टर है। ओके, इसका जो रेडियस है ना वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है a। एक मिनट, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका जो रेडियस दे रखा है भाई वो a दे रखा है।
अब वो तुमसे क्या बोल रहा है कि आप लोगों को ना रेशियो निकालना है फील्ड का, कहाँ कहाँ निकालना है। एक तो a/2 ऊपर चले जाओ, यहाँ तक निकालना है, और एक अंदर ही निकालना है डेप्थ में a/2 तक, ठीक है। तो भाई लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो फील्ड होता है वो कितना होता है, वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन कितना 2 पाई आर, आर मतलब रेडियस होगा। अब ना पहला केस देखते हैं, जब ये आउटसाइड बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आउटसाइड। तो आउटसाइड में जब ये बोल रहा है तो कितने डिस्टेंस पे बोल रहा है भाई, देखो रेडियस ए तो है ही है, ये a/2 भी हो रहा है, तो इसका मतलब जो आउटसाइड है फील्ड वो कितना हुआ, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और आर कितना हुआ a/2 प्लस ए हो रहा है, तो 2 और एक ए जो है वो 3 हो गई, तो 3a, जो नीचे 2 है वो चला गया ऊपर। मतलब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, बी आउट जो है ना वो हो गया 2 म्यू नॉट आई अपॉन 6 पाई ए हो गया। ये पहली इक्वेशन हो गई। अब दूसरी इक्वेशन में ना एक फंडा है, क्यों, क्योंकि यार पहली बार में तो ना जो इस करंट था इसके अंदर वो इन्होंने क्या बोला था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब वो सब में था, पूरे के अंदर करंट था। अब वो बात कर रहा है कि भाई इतने के अंदर निकालो, तो अब इतने का करंट चाहिए ना हमें, तो अब इतने का करंट चाहिए, तो पहले हमें करंट निकालना होगा। देखो शुरू में क्या था, जो पाई ए स्क्वायर एरिया है उसमें कितना करंट था, आई करंट था। अगर मैं एक पे निकालूं, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में निकालूं, या यूनिट जो भी यूनिट होगी उसके अकॉर्डिंग निकालूं, तो ये होगा I/पाई ए स्क्वायर। लेकिन अगर मैं अब बोलूं कि अब ये हो गया कितना, a/2 का स्क्वायर है, समझ रहे हो मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि ये हो गया पाई a²/4 हो गया। तो कितना होने वाला है करंट, तो जो करंट होगा ना वो होगा I/पाई a² इंटू पाई a²/4 होगा। मतलब पाई से पाई कैंसिल, a² से a² कैंसिल, मतलब जो नया करंट है ना, नया करंट है वो कितना होगा, पहले वाले करंट को डिवाइड करेगा 4 से। ये चीज़ ध्यान में रखने की है, यही चीज़ें तो समझनी है फिजिक्स के अंदर, यही चीज़ें तो समझनी है भाई साहब फिजिक्स के अंदर, ठीक है। चलो यार अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं सिंपली, अब वो कहाँ पे बोल रहा है, इन बोल रहा है, इन कितने डिस्टेंस पे बोल रहा है वो भी देख लेते हैं। तब इसने बोला कि बी इन पे बात करो, तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब रेडियस कितना बोला उसने, a/2, तो सिंपली है ये कितना होगा, म्यू नॉट आई, आई कितना भाई, I/4 है, तो ये होगा I/4, 2 पाई पहले से पड़ा हुआ है यहाँ पे, ओके। और आर कितना हुआ, a/2, 2 चला गया ऊपर, मतलब बी इन की वैल्यू कितनी हुई बेटा, 2 म्यू नॉट आई अपॉन 8 पाई ए हो गई। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, उन्होंने क्या बोला, रेशियो बोला है, किस किस का निकालना रेशियो, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डिस्टेंस a/2 अबव द सरफेस ऑफ ए वायर टू दैट एट ए पॉइंट डिस्टेंस a/2 बिलो, मतलब ऊपर आउट वाला नीचे इन वाला, ठीक है। तो हम एक पेज ऐड कर लेते हैं, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे बी आउट, नीचे लिखेंगे बी इन। तो बी आउट कितना है, बी आउट है 2 म्यू नॉट आई अपॉन 6 पाई ए, 2 म्यू नॉट आई अपॉन 6 पाई ए, और ये कितना है, ये है 2 म्यू नॉट आई अपॉन जो था वो 8 पाई ए है, तो ये हो गया 8 पाई ए। कट करो यार, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 3, ये हो गया 4, पाई ए से पाई ए कैंसिल, आई से आई, म्यू नॉट से म्यू नॉट, तो ये हो गया 4/3, मतलब 4:3 आप लोगों का आंसर आना चाहिए। स्ट्रेट कंडक्टर है उसका फॉर्मूला लगाएंगे, जो इन्होंने बोला है, जो कंडीशन बोली उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, बस सिंपल। सिर्फ आप लोगों को इन वाले में एक चीज़ देखनी थी कि यार जितना एरिया बोला ना उतने का करंट को पकड़ो बस, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। सो द आंसर इज 4:3, 4:3। नेक्स्ट, इफ़ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इंक्रीज इट्स परमेबिलिटी क्या होगी। ये तो यार सिंपल है, बहुत बढ़िया है। देखो इन्होंने क्या बोला, इफ़ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब देखो जो म्यू होगा वो क्या होता है, B/H। इन्होंने बोला इफ़ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इंक्रीज, मतलब अगर H इंक्रीज हो जाए तो सिंपल सी बात है कि म्यू तो डिक्रीज होगा, परमेबिलिटी तो डिक्रीज होगी। सो द आंसर इज दिस। नेक्स्ट, एन आयरन कोर कॉयल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसमें यहाँ पे एक क्या लगा हुआ है, एक आयरन कोर्ड
कोयल इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इलेक्ट्रिक बल्ब विद एन AC सोर्स एज शोन इन फिगर, मतलब एक आयरन कोर है, उसके ऊपर तार लपेटी हो, वो लगाया हुआ है इसके सीरीज में, ठीक है। अब ये तुमसे बोल क्या रहा है, अब ये बोल रहा है व्हेन आयरन पीस इज़ टेकन आउट ऑफ द कोयल, अगर इसमें से मैं आयरन पीस को बाहर ले जाऊँ तो ब्राइटनेस ऑफ द जो बल्ब होगी वो क्या होगी। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि जो इंडक्टेंस होती है, सेल्फ इंडक्टेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, म्यू के, ठीक है। म्यू किसका, किसी भी सब्सटेंस का, जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं। अब इन्होंने एक बात बोल दी है कि कोर को निकाल दिया, तो कोर को निकाल दिया, यहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम होगा। तो इसका मतलब जो एल है ना, वो क्या हुआ, एल हो गया डिक्रीज़। और एक्स एल क्या होता है भाई, एल ओमेगा होता है, तो इसका मतलब एक्स एल भी क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। और एक्स एल क्या है, एक तरीके से रेजिस्टेंस है। जब भी तुम्हें ना इस तरीके का क्वेश्चन आए कि ब्राइटनेस से बताओ, तो करंट से डील करो। किससे डील करो, करंट से। तो यहाँ पे तुम ये चेक करो कि अगर मैं यहाँ पे करंट निकालूँ तो वो, मतलब करंट को देखूँ तो वो कैसा होगा। देखो रेजिस्टेंस अगर क्या हुआ है, घट गया है, तो इसका मतलब करंट इंक्रीज़ हुआ है। करंट इंक्रीज़ हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, जो बल्ब की ब्राइटनेस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। बल्ब की जो ब्राइटनेस है ना बेटा, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कौन सी इनमें से जो बात है वो सही नहीं है EM वेव के बारे में। दीज वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, ये सही है। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अटेन द मैक्सिमम मिनिमा एट द सेम टाइम, बिल्कुल ये भी बात सही है, क्योंकि वो ऐसे बनती है ना, यहाँ पे मैक्सिमम है तो ये भी इस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, सेम उस पे पॉइंट पे, ठीक है। द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी बात सही है। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, अरे यार यही गलत है बस, तो आंसर जो है वो चौथा है। पैरेलल नहीं होती ना, परपेंडिकुलर होती हैं, अभी बना के दिखाई थी मैंने, ओके। चल चौथा क्वेश्चन जो है वो मतलब 8वें का आंसर जो है वो चौथा है, फोर्थ। 9th पे आ जाओ, यहाँ पे क्वेश्चन को तो समझना है। एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, एक स्क्वायर है, एक सर्कुलर है, एक इलिप्टिकल लूप है। ऑल लाइन XY प्लेन, सबके सब एक XY प्लेन में लाई करते हैं। मान लो ये Y है और ये X है, तो इस प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। आर मूविंग आउट ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, दिस द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव Z डायरेक्शन, ठीक है। द इंड्यूस्ड EMF ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ दिस लूप आउट ऑफ द फील्ड रीजन विल नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर दिस। यार एक बात बताओ, तुम्हारे पास ना एक क्या है, रेक्टेंगुलर है, एक स्क्वायर है, एक सर्कुलर है और एक इलिप्टिकल है। ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है द इंड्यूस्ड EMF ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ दीज लूप आउट ऑफ द फील्ड रीजन, जब इनको बाहर खींचा जा रहा है फील्ड रीजन से, ठीक है। तो इनमें से किसके केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मतलब EMF इंड्यूस EMF विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, तो वो तो यार सिंपल है। किसके केस में सेम नहीं रहेगा, वो रहेगा किसके केस में सेम नहीं रहेगा, सर्कुलर एंड एलिप्टिकल के बीच में सेम नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, देखो सिंपल है कि यार ये एक सर्कल है और ये एक एलिप्टिकल हमने बना दिया। जब इनको हम बाहर लेके आ रहे हैं, मान लो इसको इधर खींच रहे हैं, तो यार इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है, ठीक है, मतलब जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगे और इसके वो अलग अलग होंगे एज़ कम्पेयर टू द सर्कुलर, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। सो द आंसर इज सीधा सीधा सा कौन सा है, सर्कुलर एंड एलिप्टिकल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। यहाँ पे बोला क्या गया है, द पाथ डिफरेंस मतलब डेल्टा एक्स एट ए सर्टेन पॉइंट ऑन द स्क्रीन बिटवीन टू इंटरफेयरिंग वेव्स इज़ 1/8 ऑफ द वेव लेंथ। ये हमने यहाँ पे लिख दिया सबसे पहले कि गिवन क्या है, जो पाथ डिफरेंस है वो 1/8 है लैम्डा का, ठीक है। द रेशो ऑफ इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट टू दैट एट द सेंटर ऑफ ए ब्राइट फ्रिंज इज क्लोज टू। सबसे पहली बात ना, ये लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़ो। इन्होंने बोला है रेशो निकालना है, इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, और कहाँ पे, सेंटर ऑफ ए ब्राइट फ्रिंज, मतलब एक तरह से वहाँ पे मैक्सिमम जो है आप लोगों के पास ना इंटेंसिटी है। तो सबसे पहले ना मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताता हूँ। जब आप लोगों को ना इंटेंसिटी निकालनी होती है एट एनी पॉइंट, तो आप फॉर्मूला ये यूज़ करोगे। तो आप लिखोगे I इज इक्वल टू क्या, I0 cos स्क्वायर phi/2। अब I0 कौन है, मैक्सिमम। मैक्सिमम कहाँ पे होगी भाई, सेंटर पे मैक्सिमम होती है। तो हमें इसका रेशो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, I/I0 कर देंगे। मतलब हमें चाहिए क्या, cos स्क्वायर phi/2, और उसमें phi चाहिए। तो डेल्टा एक्स तो दिया हुआ है, बट हमें एक रिलेशन पता होती है, कौन सी, हमें एक रिलेशन पता होती है phi के लिए, फेस के लिए,
और वो होती है 2π/λ इंटू यहाँ पे क्या है डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू रखेंगे, जो चीज़ बची वो यहाँ पे आ गई कि डेल फाई कितना आ गया π/4। अब इस π/4 को यहाँ पे पुट किया जो कि कितना आया π/8। अब π/8 को सॉल्व कर लो यार, ठीक है, π/8 को सॉल्व कर लो 1 + √3/2, ठीक है। तो ये बनेगा आप लोगों के पास कितना, ये बनने वाला है 0.85। मैंने रेशियो बोला है तो I/I0 0.85 आप आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि ये I0 जो होता है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, सेंटर पे तो मैक्सिमम होगी ना। सो द आंसर इज दिस, चौथा आंसर आएगा। नेक्स्ट, अच्छा इस पेपर का जो लेवल है ना बड़ा आसान है, मुझे ये लग रहा है, मतलब मॉडरेट, ठीक ठीक सा मॉडरेट है, इजी टाइप में आया हुआ है। तो तुम ये भी मत सोचना कि इजी आएगा, बिल्कुल ये फिजिक्स है और CBSE है, खेल जाएगा तुमसे, ठीक है, ज़िंदगी से खिलवाड़ हो जाएगा नहीं तो। सुनो यार ध्यान से, अब क्या दिया हुआ है, द वर्क फंक्शन फॉर ए मेटल पीस इज दिस 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तुम्हें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है और आंसर देखो किस में दिया हुआ है, आंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप तुमने करना क्या भाई, जो ये 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इसको पहले तुम किस में चेंज करो, जूल में चेंज करो, इस वर्क फंक्शन को जूल में चेंज करो। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 होती है। तो इसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया W, ये दिया हुआ है। अब तुम्हें पता है कि जो वर्क फंक्शन उसका फॉर्मूला क्या होता है, W = H फ्रीक्वेंसी नोट, और फ्रीक्वेंसी नोट इज मतलब C/λ0, एंड λ0 इज़ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यही हमें निकालनी है, तो इसको इधर कर देंगे, बाकी वैल्यू चीज़ें यहाँ पे रख दी, जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे रख दी, जो भी वैल्यू है। अब H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है भाई, H कौन है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रख दी हमने, C की वैल्यू रख दी 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, और नीचे रख दिया λ0। हमारे पास आ गया दिस, 11वें का आंसर इस कितना, 3000 आंगस्ट्रॉम। आंगस्ट्रॉम कितना होता है भाई, 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगर आप रखना चाहते हो वैल्यू, ये कैलकुलेशन में जब भी वैल्यू आएगी तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। क्लियर है, चलो नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास 12वां क्वेश्चन, जो कि एटम से रिलेटेड है, नहीं न्यूक्लियर से रिलेटेड है, ये नहीं एटम से ही रिलेटेड है। सर क्या कर रहे हो बार बार, कभी ये चैप्टर का एटम से रिलेटेड है, बोहर्स के अंदर आता है। रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज दिस। इनर मोस्ट बोल रहा है, इसका मतलब यार n की वैल्यू 1 बोल रहा है, ये इनर मोस्ट, और वो कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। द रेडियस ऑफ द n = 3 ऑर्बिटिस। तो इसके लिए भाई हमें एक सिंपल सा रिलेशन पता होता है, अगर हमें किसी भी nth ऑर्बिट का रेडियस निकालना तो आप Rn 0.53 आंगस्ट्रॉम इंटू n² लिख सकते हैं, और यही जो लिखा है ना, यही इनर मोस्ट का रेडियस होता है, वो जिसको इन्होंने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। अब देखो अगर मैं 0.53 लिखूँ, यहाँ पे 10⁻10 मीटर लिख दूँ, अगर इसको 0.53 ना लिख के मैं 5.3 लिखूँ तो कॉमन सी बात है, यहाँ -1 आ जाएगा, एक और 1 आ जाएगा, मतलब 10 के साथ, तो वही बनने वाला वही है। तो अब रिलेशन ये याद रखना आपने कि Rn = कितना है, 0.53 आंगस्ट्रॉम इंटू n² है, ठीक है। अब आप लोगों को सिंपली क्या करना है, n की वैल्यू दी हुई कितनी, 3, तो 9 बनेगा, मतलब इसको मल्टीप्लाई करो 0.53 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 9, या फिर आप सीधा 5.3 इंटू 10⁻11 इंटू 9 कर दो, आंसर जो होगा यही आएगा। घबराने की जरूरत नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट पढ़ो, वन शॉट करवा रखे हैं, सब कुछ उसमें करवाया मैंने तुम्हें। आगे बढ़ते हैं, 13वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट ट्रू। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कौन सी बात यहाँ पे सही नहीं है। न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन 2 न्यूक्लियंस फॉल्स रैपिडली टू 0 एज देयर डिस्टेंस इज मोर देन ए फ्यू फेम्टोमीटर, ये सही है। इन्होंने नॉट ट्रू बोला है। द न्यूक्लियर फोर्स इज मच वीकर देन कूलम फोर्स, अरे जाओ रे, यही है सीधा सा, ये जो है ये ट्रू नहीं है। न्यूक्लियर फोर्स इज मच वीकर देन द कूलम फोर्स, ठीक है, ये सही नहीं है, इसको अच्छे से याद रख लें। द न्यूक्लियर फोर्स इज मच वीकर देन द कूलम फोर्स। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, इफ द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर इज V1 इज 40, मतलब V1 ये दे रखा है 40 है, ओके, देन द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर V2 इज, इसकी कितनी होगी। सबसे पहले क्या तुम्हें ये सर्किट समझ में आया, ये सर्किट बेटा देखो क्या है, ये है R, ये है L, ये है C, तो इसका मतलब ये LCR सर्किट है, और यहाँ पे ये ना वोल्टेज मेज़र करने के लिए, इसकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज मेज़र करने के लिए ये वोल्ट मीटर लगाए हुए हैं। ये जो वैल्यू गिवन है ये कौन है,
ये हमारे पास V मतलब एक अप्लाइड वोल्टेज है। तो यहाँ पे ना आप लोगों को याद होगा कि हम वैल्यू कैसे निकालते थे, रिजल्टेंट कैसे करते थे, V आर एम एस इज इक्वल टू किसका, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, उसके ऊपर अंडर रूट आ जाता था। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, इन्होंने बोला है कि एल और सी के अक्रॉस ना V1 दे रखा है। तो सिंपली आप लिखोगे जो वी आर एम एस है वो कितना आएगा, वो आएगा, ये इसका स्क्वायर लिख लो, वो कितना आएगा, वो आएगा वी आर का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर मैं लिख देता हूँ। बोला किसके क्रॉस निकालने भाई, देन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V2, मतलब V2 निकालना तुम्हें यहाँ से। सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि VRMS कैसे निकालूं। भाई VRMS तो सिंपल है, VRMS कैसे निकालते हैं, V0 बाय अंडर रूट 2 से निकालते हैं। तो V0 यहाँ पे कितना दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, 50 अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट, कट गया। तो VRMS आ गया कितना, 50, उसका स्क्वायर हो गया। यहाँ पे VR स्क्वायर तुम्हें निकालना है, प्लस V1 दे रखा है कितना, 40, तो 40 का स्क्वायर हो गया। तो ये हुआ 2500, माइनस हो गया 1600, क्योंकि 40 इंटू 40 है 1600, और ये हो गया VR का स्क्वायर। तो ये कितना बना भाई, ये बना 900, और ये हो गया VR का स्क्वायर। अगर मुझे VR चाहिए तो मैं 900 को अंडर रूट कर देता हूँ, और ये हो गया 30, ठीक है, 30 वोल्ट। सो द आंसर इज दिस। आसान है, कॉन्सेप्ट पढ़े होने चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x इज शोन इन द फिगर। यहाँ पे ना ये x दे रखा है मतलब डिस्टेंस, और ये V है पोटेंशियल। अब तुम्हें बोल रहा है द ग्राफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एज ए फंक्शन ऑफ x, मतलब E और x के बीच में यहाँ पे कौन सा ग्राफ सही है, फर्स्ट वाला, थर्ड वाला, सेकंड वाला और फोर्थ वाला, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक रिलेशन तुम्हें पता है कि भाई E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी बाय डी होता है। ठीक है, मतलब अगर मुझे E निकालना है तो वो मुझे नेगेटिव सॉरी ऐसे करेंगे, नेगेटिव लिखेंगे यहाँ पे, नेगेटिव, और स्लोप ऑफ V वर्सेस X लिखेंगे, V वर्सेस X ग्राफ लिखेंगे। तो इस ग्राफ को देखो, यहाँ से यहाँ तक देखो ऐसे कि भाई अगर मुझे 0 से 2 के बीच में जाना है तो जो स्लोप है वो कैसा है, कहीं पे निकालना है ना, यहाँ पे निकाल लो, यहाँ पे निकाल लो, यहाँ पे निकाल लो, तो वो कैसा है बेटा, कांस्टेंट है। मतलब 0 से 2 तो कांस्टेंट है बेटा नेगेटिव में, तो या तो ये होगा, सिंपल सा है यार, यही होगा, क्योंकि नेगेटिव में तो यही है, बाकी कोई है ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये कांस्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे स्लोप कितना होने वाला है इस ग्राफ का भाई, 0 होने वाला, तो ये 0 हो गया। फिर यहाँ पे ये घटता जा रहा है, और यहाँ पे पहले से नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव मिलेगा, तो इसलिए ये हो गया। सो द आंसर इज़ पहला होगा भाई, ये आंसर है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। इतना आसान लेवल आया ना, मुझे ये लग रहा है कि पिछले 10 सालों में सबसे आसान पेपर, सैम्पल पेपर मतलब सबसे आसान अब आया है। और अगर ऐसा हुआ तो फाइनल पेपर भी लगभग ऐसा ही आना, ओके, ऐसा ही आएगा फिर। चलो नेक्स्ट है असर्शन रीज़न पे आ जाते हैं बेटा। ध्यान से पढ़ना तुम्हें, यहाँ पे ऊपर सारी चीज़ें दे ही रखी हैं यहाँ पे कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। देखो यहाँ पे ए जब आंसर करना है जब बोथ असर्शन एंड रीज़न ट्रू हो, और आर जो मतलब रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सी में ए ट्रू है बट और आर फॉल्स है, और ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ऑल्सो फॉल्स। मतलब डी जब लगाना जब दोनों फॉल्स हो। असर्शन पढ़ते हैं, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज ऑन डोपिंग। बिल्कुल सही है, डोपिंग पे कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है डोपिंग ऑलवेज इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यार ये कितने बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा होते हैं, हर बार थोड़ा इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। ग्रुप 13 होता है, ग्रुप 15 होता है, क्या समझ रहे हो ना, कि डोपिंग करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, लेकिन डोपिंग करने से होल्स भी तो मिल रहे होते हैं अलग से। अगर हम अलग ग्रुप के जो एलिमेंट है, जैसे अगर ग्रुप 13 के डालें तो हमें क्या मिलेगा, होल मिलेंगे, पॉजिटिव बढ़ेंगे। 15 डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इसलिए जो आपका रीज़न है वो गलत है, रीज़न असर्शन ठीक है, रीज़न गलत है। तो आंसर जो होगा वो सी होगा, ए ट्रू है, आर जो है वो फॉल्स है। सो द आंसर इज दिस, सीधा सीधा सा आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं
नेक्स्ट स्टेटमेंट है 17वें क्वेश्चन की, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन। यार ये तो चीज़ें हमने ना पहले पढ़ ली हैं, तो इनको बार बार नहीं पढ़ रहा मैं, ठीक है। ये ए बी सी डी क्या क्या होंगे वो वही चीज़ें हैं, तो इनको आप एक बार खुद से देख लेना। बार बार मैं बोलूँगा तुम्हारा टाइम ही वेस्ट होगा, ठीक है। हमें जितना जल्दी हो कंटेंट अच्छा समझना है, बढ़िया समझना, कम टाइम में समझना। इन्होंने असर्शन क्या दिया हुआ है, इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन young double slit experiment if the separation between coherent sources as well as distance of the screen from the coherent sources both are reduced to this। अरे सिंपल सी बात है भाई, दोनों चीज़ जैसे फ्रिंज विड्थ देखो क्या होती है, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी होती है। कैपिटल डी मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस, और दोनों सोर्सेज के बीच का डिफरेंस स्मॉल डी होता है। दोनों को ही ये क्या कर रहा है, इसको भी सेम फैक्टर से घटा रहा है, इसको भी सेम फैक्टर से घटा रहा है, तो इसका मतलब जो विड्थ है वो तो सेम रहने वाली है। तो भाई असर्शन तो बिल्कुल सही है। अब रीज़न इन्होंने दिया क्या है, फ्रिंज विड्थ इज़ प्रोपोर्शनल टू डी बाई डी। अरे भाई ऐसे थोड़ा होती है, ऐसे होती है, तो ये गलत है, तो सीधा आंसर, सिंपल है। ओके चल नेक्स्ट आ जाओ 18वें पे, और अभी हमारे एक एक नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। लगभग आधे घंटे में हमने ये ख़त्म कर दिए। देखो क्या दिया हुआ है। अच्छा स्टेटमेंट फिर से वही बात है, देख लेना, ये इनको देख लेना एक बार, ठीक है। चलो अब आते हैं असर्शन पे। असर्शन क्या कहता है, द फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड बाय ए मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस हैव ए स्प्रेड इन देयर काइनेटिक एनर्जी। ये बिल्कुल सही है। ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं लाइट के द्वारा, ठीक है, वो क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी लेके स्प्रेड हो जाते हैं। मतलब स्प्रेड किस वजह से होते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वजह से, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, असर्शन ठीक है। आगे बोलो, आगे इन्होंने रीज़न दिया क्या, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम इनसाइड द मेटल सरफेस इज लॉस्ट इन कोलिजन विद द अदर एटम्स इन मेटल। ये भी बात बिल्कुल सही है, ये भी बात बिल्कुल सही है। दोनों को एक बार दोबारा पढ़ लो, क्या बोला जा रहा है भाई, सुनना ध्यान से। द फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड बाय ए मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस हैव ए स्प्रेड इन देयर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक तरह से स्प्रेड हो जाती है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऐसा क्यों, रीज़न ये दे रहा है कि जो एनर्जी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, जो एमिटेड हुए हैं, बाहर आ गए हैं, कहाँ से आए, इनसाइड ऑफ द मेटल, इज़ लॉस्ट इन कोलिजन विद अदर एटम इन द मेटल, ठीक है। सो ये रीज़न भी बिल्कुल सही है। सो आंसर जो है वो ए होगा, क्योंकि ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। चलो यार, तो अभी सेक्शन बी की बारी है। सेक्शन बी में क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद वेवलेंथ लैम्डा 1 इज सुटेबल फॉर रडार सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। लैम्डा 2 जो है वो किल जम्स इन वाटर प्योरीफायर, और लैम्डा 3 जो है वो इम्प्रूव विजिबिलिटी इन रनवे ड्यूरिंग द फॉग मिस्ट कंडीशन। और आगे बोल रहा है कि आइडेंटिफाई एंड नेम द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टू विच दिस रेडिएशन बिलोंग। आप लोगों को ये बताना है कि जो ये लैम्डा 1 है, जिसको बोला है कि रडार सिस्टम में यूज़ होता है एयर नेविगेशन के लिए, एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए, कौन सी वेव है, सिंपल है, माइक्रोवेव। दूसरा y2 y2 नहीं, लैम्डा 2 इज़ यूज्ड किल जम्स, तो यूवी रेडिएशन है भाई। नेक्स्ट विजिबिलिटी इन रनवे, तो लैम्डा 3 जो है वो इंफ्रारेड है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है ऑल्सो अरेंज दीज वेवलेंथ इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मेरे ख्याल से असेंडिंग बढ़ता हुआ ऑर्डर है ना, ठीक है। एक डिसेंडिंग होता है, डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर हो रही है, असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो वो कितना होगा कि भाई सबसे कम जो वेवलेंथ होगी यहाँ पे वो लैम्डा 2 मतलब यूवी की है, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा लैम्डा 3 की है मतलब इंफ्रारेड की, और सबसे ज़्यादा किसकी है, माइक्रोवेव की। क्लियर है, तो ये है वेवलेंथ। अगर वो तुम्हें फ्रीक्वेंसी बोल देता तो फ्रीक्वेंसी लिख देते, दोनों का रिवर्स रिलेशन होता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। 20वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि बहुत आसान है। एंड देखो बेटा, सैम्पल पेपर में ना डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं एनसीईआरटी से। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गेट्स मॉडिफाई एज शोन इन फिगर व्हेन टू स्पेसिमन्स ए एंड बी आर प्लेस्ड। मतलब यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो मॉडिफाई हो रहा है, मतलब ऐसे जा रहा था, जब हमने इन स्पेसिमन्स को रखा तो ये फील्ड ऐसे हो गया और ये फील्ड ऐसे हो गया, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे बताना है कि ए और बी कौन है। तुमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा होगा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसमें पढ़ा होगा डायामैग्नेटिक मटेरियल, और एक पढ़ा था आप लोगों ने क्या, एक पढ़ा था पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो बेटा ये केस हमने किस में पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने डाया के लिए, जिसमें क्या होता है कि आप लोगों के पास आप बोल सकते हो जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है वो 0 होती है।
अनपेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जीरो होते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली होगा कि ए कौन है, ये आपका डायामैग्नेटिक है, और यहाँ से बी पता लग रहा है ये क्या है, ये आपका पैरामैग्नेटिक है। ये क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। अब इन्होंने एक बात और पूछी है तुमसे कि हाउ इज़ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए स्पेसिमन ए डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द स्पेसिमन बी, मतलब ससेप्टिबिलिटी ए और बी की कैसे कैसे है। तो भाई सिंपल दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, एक तरीके से रिपेल कर रहा है। ठीक है, एक तरीके से रिपेल कर रहा है, ये कर रहा है अपनी तरफ अट्रैक्ट, बट इतना नहीं कर पा रहा है। तो इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो क्या है, स्मॉल नेगेटिव है। क्या है, स्मॉल नेगेटिव है, स्मॉल नेगेटिव। और इसकी ससेप्टिबिलिटी क्या है, स्मॉल पॉजिटिव है। क्या है, स्मॉल पॉजिटिव है। क्लियर है। तो बेटा इसके लिए मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि जो मैंने तुम्हें बेसिक टर्म्स करवाए ना कि ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, पैरा क्या होता है, डाया क्या होता है, एक बार नज़र मार लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा। और ये चैप्टर वैसे भी 3 नंबर का ही आने वाला है। एक 2 नंबर का तो क्वेश्चन ये आ ही गया, और 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन आ चुका है, तो 3 नंबर में ये खत्म है यहाँ पे। इसके बाद कोई भी इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं दिखेगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ 125 Fe, मतलब आयरन, इफ़ दैट ऑफ द एल्यूमिनियम इज़ 3.6 फर्मी। फर्मी 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, तो रेडियस के लिए ना एक रिलेशन हमने पढ़ी थी न्यूक्लियर के अंदर, जो होती है R = R0A 1/3 होती है। भाई दिया किसका हुआ है, एल्यूमिनियम का दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखोगे रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम R0A कितना दिया हुआ, 27। कितना दिया भाई, 27। ये हो गया 1/3। किसका निकालना है, Fe का निकालना है, तो उसका भी लिख लो, रेडियस ऑफ Fe R0A कितना दिया हुआ है इसका, 125। तो यहाँ पे लिखेंगे 125 1/3। दोनों को डिवाइड कर दो, R एल्यूमिनियम R0 27 और 1/3 ना दोनों पे कॉमन लिख दो, क्योंकि यार बन सकता है, फैक्टर बन जाएंगे। इसका बनेगा क्या, ये बनेगा 5 के लिए और ये बनेगा 3 के लिए। ये 5 का और ये 3 का, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये कट गया इससे। R0 से R0 कैंसिल हो गया। Fe क्या चाहिए आप लोगों को, 5/3 इंटू R एल्यूमिनियम कितना दे रखा है भाई, 3.6 फर्मी दे रखा है, तो 5/3 इंटू 3.6 मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना बनने वाला, 6 फर्मी बनने वाला है। ये रहा सॉल्यूशन। इसलिए लगाया हुआ है कि आप लोगों को एग्जैक्ट PDF जब मिलेगी ना, तो तुम्हें पता रहेगा कि हाँ सर ने जो सॉल्व किया ना वही तरीका है, सिंपल वही तरीका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट और में क्वेश्चन आया बेटा। देखो यहाँ पे ना जो क्वेश्चन है न्यूक्लियाई चैप्टर से आया हुआ है, और यहाँ पे एटम्स से आया हुआ है। यहाँ से किससे आया हुआ है, एटम्स से आया हुआ है। तो अभी देखना ध्यान से इस क्वेश्चन को। द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर Lyman series of the hydrogen spectrum is this. Calculate the short wavelength limit for the Balmer series of the hydrogen spectrum. देखो यार, लाइमन, बाल्मर, पाशन, ठीक है, ब्रैकेट होती थी आप लोगों के पास। ये सब क्या थी, 5 कुछ सीरीज थी, पी फंड थी आप लोगों के पास। सबकी ना एक नंबरिंग होती थी, इनिशियल और फाइनल की। इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ बोली है, उसको ध्यान से देखना। इन्होंने शॉर्ट वेवलेंथ के लिए बोला है, शॉर्ट वेवलेंथ। तो उसमें क्या होता है कि ना आप जो फॉर्मूला लिखते हो 1/λ = R 1/फाइनल - 1/इनिशियल, इस तरीके से इनका स्क्वायर लिखते हो। तो यहाँ पे देखो यार, सिंपल सी बात, जब उन्होंने शॉर्ट बोला ना, तो इसका मतलब समझ जाना कि जो ये होगा ना, ये वाला फैक्टर, ये वाला, ये इन्फिनिटी रखना, किसी भी केस में आ जाए, किसी भी केस में आ जाए इन्फिनिटी। कौन सी सीरीज है भाई, लाइमन सीरीज बोल रहा है ये पहले। किसके लिए बोल रहा है, लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज के लिए जो फाइनल वाला है, ये वाला पोर्शन होगा, उसकी वैल्यू होगी 1। ठीक है, ओके। तो हम सिंपली इसको रखेंगे यहाँ पे, और R की वैल्यू रखेंगे, और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सिंपल है। अब ध्यान से सुना, इन्होंने बोला है कि बाल्मर के लिए, बाल्मर सीरीज में क्या होता है कि जो मैंने बोला शॉर्ट के लिए ये तो फिक्स रहेगा भाई, इन्फिनिटी ही रहने वाला है। बट ये वाला जो पोर्शन है अब कितना होगा, ये हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, येस और नो भाई, बताओ फटाफट से, येस और नो। कुछ भी नहीं है भाई। अगर आप लोगों को क्या निकालना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखना है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला ये यूज़ करना होगा। सिंपल है, मैंने करवाया तुम्हें। अब ये जो फॉर्मूला है, इसमें भी 2 केस आते हैं। ठीक है, इसने शॉर्ट वेवलेंथ के लिए बोला, तो ये वाला पोर्शन मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इन्फिनिटी रखेंगे, और यहाँ जो वैल्यू आएगी वो सीरीज़ के हिसाब से आएगी। इन्होंने पहला लेमन सीरीज बोला, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 1 आ गया।
बाल्मर बोला है तो उसके हिसाब से यहाँ पे 2 आ गया, बाकी सब चीज़ सेम है, कैलकुलेशन सब कुछ सेम आने वाला है। क्लियर हुआ? ओके है। चलिए यार अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट आता है हमारे पास 22वां क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन हैं हमारे पास और अभी पड़े हैं 13 क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन कहता है ए बायो कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस इज इमर्ज्ड इन ए वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस विल द लेंस बिहेव एज ए कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। देखो यार आप लोगों को सिंपली बताना है कि जो लेंस है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा। कन्वर्जिंग है तो प्लस बोल देना, मतलब फोकल लेंथ प्लस आएगी, अगर डाइवर्जिंग है तो फोकल लेंथ नेगेटिव आने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए हम लेंस मेकर फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों साइड होता ना, इधर भी और इधर भी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बायो कन्वेक्स बोला है। क्लियर है? चलो अब ध्यान से देखो कि ये जो म्यू होगा ये कैसे है। इन्होंने बोला कि पहले हमने किस में रखा भाई, मीडियम में रखा है, फिर पहले लेंस है उसको कहाँ पे रख दिया, वाटर के अंदर रख दिया, मतलब वाटर के अंदर रख दिया। अब क्या है कि जहाँ पे पहले एयर थी अब वहाँ पे क्या आने लग गया, मीडियम आ गया। क्या आ गया वहाँ पे, मीडियम आ गया, और मीडियम कौन है, वाटर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऊपर आ गया क्या, मटेरियल किसका, लेंस का, नीचे आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर -1 और बाकी सारा फॉर्मूला वही। क्लियर है? अरे भाई बताओ ना क्लियर है या नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की है कि 1/r1 जो है वो r हुआ, -1/r2 जो वो माइनस ऑफ r हुआ, तो यहाँ पे हो गया प्लस। क्या हो गया, प्लस हो गया भाई। ठीक है, क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 2r। ठीक है, 2r लिखने वाले हैं। ओके, अब ध्यान से देखना कि हमने जब ये वैल्यू ली है, ये वैल्यू इसको निकालो, यहाँ पे 1.25 लिखा, नीचे 1.33 लिखा, और इसमें से ना कुछ माइनस हो रहा है, तो ध्यान से देखो कि ये जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, और साथ में ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर भी तो वैल्यू कितनी है, नेगेटिव ही आने वाली है। तो इसका मतलब जो f है वो कैसा आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। हमें पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि वो कैसा आ रहा है। तो मैं बोलना है कि नेगेटिव आ रहा है, सो इट विल बिहेव एज डाइवर्जिंग लेंस। भाई नेगेटिव आ रही है फोकल लेंथ, तो डाइवर्जिंग लेंस तो बनेगा। क्लियर है ना? चलो समझ आया, समझ आया क्या करना है। लेंस मेकर फॉर्मूला यूज़ किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा, ठीक है, ऊपर मीडियम का, नीचे आप लोगों के पास वाटर का हो गया। ठीक है, क्योंकि उसको इमेज कर दिया, उसके अंदर इमेज कर दिया ना, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करके देखा तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, या बोलो कि यार एक से छोटी आ रही है वो, बट हम नेगेटिव के हिसाब से चलना वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ भाई एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होता है, एक इधर होता है, तो कॉमन से बात है कि एक उसमें नेगेटिव होगा, तो जिसकी वजह से वो प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला क्या गया, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। द फिगर शोज ए पीस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर एस इन सीरीज विद ए वेरिएबल रजिस्टर आर। ये एक सेमीकंडक्टर है, इसमें एक सीरीज रजिस्टर आर लगा दिया गया है, एंड ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज वी, ये कांस्टेंट वोल्टेज वी है। शुड द वैल्यू ऑफ आर बी इंक्रीज और डिक्रीज, क्या भाई आर की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करना होगा टू कीप द रीडिंग ऑफ द एमीटर कांस्टेंट, कि भाई इसके अंदर रीडिंग कांस्टेंट रहे। ये कहना चाहता है कि जो आई है ना वो कांस्टेंट रहे, वो कांस्टेंट रहे, तो उसके लिए हम आर को इंक्रीज करें या फिर डिक्रीज करें, ये कहना चाहता है। व्हेन सेमीकंडक्टर एस इज हीटेड जस्टिफाई योर आंसर। भाई सिंपल है, देखो यार क्या होता है कि जैसे जैसे अगर हम आर को इंक्रीज करते हैं, या एक सिंपल सी बात है, इसमें होगा क्या, इसमें होगा कि सेमीकंडक्टर में तुमने ये चीज़ पढ़ी है कि टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं और फिर करंट बढ़ जाता है, वही फंडा यहाँ पे यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं एक बार। टू कीप द रीडिंग ऑफ एमीटर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ आर शुड बी इंक्रीज। देखो यार वैल्यू ऑफ आर शुड बी इंक्रीज, क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला व्हेन सेमीकंडक्टर एस इज हीटेड, जब ये यार ये हीट होगा, जब ये हीट होगा तो इसका मतलब क्या है, उसमें तो करंट बढ़ेगा ना। अब करंट बढ़ेगा तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे, रेजिस्टेंस को बढ़ा के, क्योंकि ये रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकता है ना, तो इसलिए आर की वैल्यू को इंक्रीज करते रहना पड़ेगा। एज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ए सेमीकंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीज एंड करंट टेंड्स टू इंक्रीज। क्लियर है? तो इसलिए हमें रेजिस्टेंस को बढ़ाना होगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ने से
करंट बढ़ता है क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनने शुरू हो जाते हैं और वही तो चार्ज कैरियर्स होते हैं, उनकी वजह से तो करंट होता है। सेमीकंडक्टर के अंदर करंट इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों की वजह से होता है। चल, तो ये हुआ आप लोगों के पास 23वां क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, हमने अभी 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका और में एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। द ग्राफ ऑफ ए पोटेंशियल बैरियर वर्सेस विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन फॉर एन अनबास्ड डायोड इज शोन इन फिगर ए। मतलब ये एक जो फिगर शो किया हुआ ना, ये वाला, ये जो फिगर शो किया हुआ बेटा, ये एक अनबास्ड डायोड का है जिसमें इधर आप लोगों के पास पोटेंशियल बैरियर है और इधर विड्थ है डिप्लीशन की। अब ये बोल रहा है इन कंपैरिजन टू ए ग्राफ बी एंड सी ऑब्टेन्ड आफ्टर बाइसिंग। भाई ए के कंपैरिजन में अब हमें बी और सी मिले हैं जब हमने बाइस कर दिया, मतलब बाइसिंग कर दी। द डायोड इन डिफरेंट, अब ये बोल रहे हैं चार्जिंग खत्म हो गई है पेंसिल की, कोई बात नहीं हम लगा देते हैं। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है द डायोड इन डिफरेंट वेज आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ बाइसिंग इन बी एंड सी, जस्टिफाई योर आंसर। भाई ध्यान से देखो, जो ग्राफ बी है उसमें क्या हो रहा है, मतलब उन्होंने बोला है बाइसिंग कर दिया हमने, पहले अनबायस्ड था बाइसिंग कर दिया, ठीक है। अब देखो यार ना, जो पोटेंशियल बैरियर है ना वो इंक्रीज हो रहा है और जो विड्थ है एक्स वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये किस में होता है, ये तो रिवर्स बाइसिंग में होता है। रिवर्स बाइसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती जाती है और पोटेंशियल बैरियर की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, यही होता ना। तो इसका मतलब जो बी है उसमें रिवर्स बाइस्ड होगा। और रिवर्स बाइसिंग का मतलब होता है क्या भाई, जो एन है उसको, जो एन साइड होती है सेमीकंडक्टर की वहाँ पे पी लग जाए और जो पी साइड है वहाँ पे एन आ जाए, मतलब नेगेटिव साइड आ जाए बैटरी का। चल नेक्स्ट सी नहीं, हाँ सी ग्राफ को देखो। सी ग्राफ में क्या है कि जो वी ऐसे जा रहा था वो नीचे हो गया है और जो डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन लेयर है वो थोड़ी सी अभी भी बड़ी है। तो ये कौन सा केस है, पोटेंशियल बैरियर किस में कम हो रहा है धीरे धीरे, ये किस में कम हो रहा है, ये हो रहा है आप लोगों का फॉरवर्ड बाइसिंग में। किस में कम हो रहा है भाई, फॉरवर्ड बाइसिंग में कम हो रहा है। तो बी में होगी रिवर्स बाइसिंग और सी में होगी फॉरवर्ड बाइसिंग। तो भाई ये था 23वां क्वेश्चन और चॉइस मिली हुई है तुम्हें, सेम चैप्टर से मिली हुई है। ये जो 23वां क्वेश्चन है इसका जो ये वाला क्वेश्चन है ये भी सेमीकंडक्टर का और ये वाला क्वेश्चन भी सेमीकंडक्टर का। नेक्स्ट चलते हैं 24वें क्वेश्चन पे। अच्छा 24वां क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास वेव ऑप्टिक्स से, करते हैं इसको। देखो यार क्या बोला गया है इसके अंदर, इसमें क्या बोल रहा है, ये सिंपली बोल रहा है ए नैरो स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय ए पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू दिस। मतलब यहाँ पे जो लाइट यूज़ करी गई है उसकी जो वेवलेंथ है वो है 6000 एंगस्ट्रॉम एंड द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न। मतलब जो एंगुलर विड्थ है ना वो किसकी, सेंट्रल मैक्सिमम, वो एक रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न है। तो हम पहले एंगुलर विड्थ भी लिख लेते हैं, तो वो लिखी जाएगी 2 फाई 2 लैम्डा बाय डी से, 2 फाई 2 लैम्डा बाय डी से लिख दी। ओके, व्हेन द स्लिट इज नेक्स्ट इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा डैश द एंगुलर विड्थ डिक्रीज बाय 30%, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ दिस। मतलब न्यू वेवलेंथ आप लोगों को निकालनी है। क्या निकालनी है भाई, न्यू वेवलेंथ निकालनी है। पहले वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है, अब उसका 30% तो घट गया ना, तो इसका मतलब सीधा सीधा सा लिख दो यार 0.70 लिख दो कि नहीं, मतलब कितनी रह गई, न्यू एंगुलर विड्थ जो रहेगी वो इतनी रह गई। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला इज दिस, ये लैम्डा भी हमारे पास है, ठीक है। पहले केस में हमने लैम्डा मान लिया, लेकिन अब नए केस में हमें लैम्डा डैश बोला गया। अब जो एंगुलर विड्थ है वो बोलिए ना इन्होंने, हाँ एंगुलर विड्थ जो है वो डिक्रीज़ हो गया। तो मतलब ये जो है ना, ये इसका 70% हमारे पास निकाल लो। तो मतलब 0.70 आ गया आप लोगों के पास, कितना आ गया, 0.70 आ गया, ठीक है। 0.70 और ये किसके बराबर है, 25। तो 0.70 इंटू 25 क्लियर हुई चीज़ें या नहीं हुई है, या शो ऊपर से चली गई है, बताओ यार फटाफट से बताओ। चलो तो यहाँ पे हो गया आप लोगों के पास सिंपल सा फॉर्मूला, क्या कि ये बनेगा क्या, 2 लैम्डा डैश बाई डी इज इक्वल टू 0.70 इंटू 2 लैम्डा बाय डी हो गया, 2 लैम्डा बाय डी हो गया। क्लियर है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, न्यू लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा जी, 4200 एंगस्ट्रॉम आने वाली है, 4200 एंगस्ट्रॉम आने वाली
है बेटा। ठीक है, आई होप कि चीज़ें समझ में आई हैं। सिंपल है यार, ये एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला है। हमें एंगुलर विड्थ कितनी चाहिए, अब 70% चाहिए, तो हमने 70% लिखी और यहाँ पे जो पोर्शन आएगा वो नया लैम्डा आएगा, तो यहाँ पे नया लैम्डा आया। अब यहाँ पे देखो हमने क्या करा, ये 2 लैम्डा डैश कैपिटल डी लिखा, 0.70 लिखा, इनटू ये 2 फाई है। ये 2 फाई कितना है, ये तो है, पहले वाला लिखेंगे ना, 2 फाई तो पहले वाला लिखेंगे, तो वो 2 फाई पहले वाला क्योंकि उसका 70% है। और वैल्यू आ गई कितनी, 4200 आंगस्ट्रॉम। आंगस्ट्रॉम मतलब 10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। 25वां क्वेश्चन है जो कि पहले चैप्टर से आ रहा, बिल्कुल आसान है। इसमें आप लोगों को बोला क्या गया, 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। 2 प्लेट्स हैं, एक दूसरे के पैरेलल एंड क्लोज है। ऑन देयर इनर फेसिस द प्लेट हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी अपोजिट साइंस एंड मैग्नीट्यूड दिस। भाई इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है। ओके, इतनी डेंसिटी दे रखी है। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। अरे भाई सिंपल है, आउटर रीजन में तो कितनी होती है, 0 होती है। कैसे भाई, ई अगर मैं ए की वजह से लिखूँ आउटर रीजन में तो कितनी होगी, 1 की वजह से इधर, 1 की वजह से इधर, तो इसका मतलब ई ए माइनस ई बी कर दूंगा। ये वैल्यू दे रखी है तो करके देखना, 0 नहीं आएगा क्या, इधर भी 0 इधर भी 0, मतलब आउटर में 0 है। तो इन द आउटर रीजन इज कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। तो इन द आउटर रीजन ऑफ प्लेट 1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। बी की अगर हम बात करें बिटवीन द प्लेट्स, तो ये कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट की वजह से बीच में इधर जा रही है, दूसरी में भी अंदर जाएगी फील्ड। यार एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड पॉजिटिव से चला नेगेटिव पे जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन है। तो प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना बना, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा कितना दे रखा है, ये दे रखा है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लोगों को पता होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। क्लियर है, -12 होती है। तो बस वैल्यू को पुट करना है, उसके बाद तो आंसर सीधा ही आ जाएगा। आंसर कितना होगा, 2 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन पर कूलम। अब ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा था, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बट देखने में बड़ा लग रहा था कि यार पता नहीं कितना बड़ा, बट तुमने अगर कॉन्सेप्ट पढ़े ना कि यार आउटर में तो अगर डेंसिटी सेम है तो 0 ही होगा, और इनर है तो फिर दोनों को ऐड कर देंगे और नीचे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अभी सेक्शन सी की बारी है। यहाँ पे आप लोगों के पास 3-3 नंबर वाले जो हैं 3 मार्क्स क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, 3 मार्क्स वाले, ठीक है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना डेरिवेशन करनी है आप लोगों को, और उसका रिजल्ट आएगा ये। पहले से मैंने तुम्हें लिख दिया है कि तुम्हें याद रहे कि हाँ यार ये वाला रिजल्ट देख के तुम्हें याद आ जाए कि हाँ यार कौन सा एक्सप्रेशन होगा। ध्यान से देखो, इसमें बोला गया 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग current I1 and I2 are separated by distance d. If the current are flowing in the same direction, show how the magnetic field produced by one exert an attractive force on other. Obtain the expression for this force. पहले हम एक्सप्रेशन निकालते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे कि क्या बोल रहा है। तो पहले हमने एक कंडक्टर यहाँ पे लिखा, एक कंडक्टर यहाँ पे लिखा, लिखा नहीं मतलब बनाया। इसमें करंट जा रहा है I1 और इसमें करंट जा रहा है I2। या यार नंबरिंग कर लो, नंबरिंग नहीं, इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है D। अब एक सिंपल सी बात है यार कि पहले में ना करंट जा रहा है और पहले की वजह से ना फील्ड बन रहा है चारों तरफ। क्या बन रहा है, चारों तरफ फील्ड बन रहा है। तो जब फील्ड बन रहा है, ये फील्ड दूसरे के ऊपर भी जा रहा है, यस, और दूसरे के ऊपर किस तरीके से जा रहा है, आप बोलोगे कि ये ऐसे होके जा रहा है, ये कौन है, B1 है। ऐसे क्रॉस क्यों बनाया मैंने कि भाई अंदर जा रहा है, करंट जा रहा है ऊपर, ठीक है। अब ये भी चीज़ तुम्हें समझ में आ गई है। अब एक चीज़ तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी कि भाई जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर एक फोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं FILB से बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि L और B में जो डिस्टेंस है, मतलब जो रिलेशन है बेटा, एंगल रिलेशन, वो 90 का आ रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे साइन थीटा नहीं लिख रहा हूँ, सीधा सा ही लिख रहा हूँ ILB। ओके, अब ध्यान से देखना कि फोर्स किस पे लग रही है भाई, दूसरे वाले पे, मतलब B वाले पे लग रही है। किसकी वजह से लगेगी, A वाले की वजह से लगेगी। तो I कौन, जो B में है, लेंथ, इस इन दोनों कंडक्टर की जो लेंथ है वो सेम हम मान के चल रहे हैं। और B किसकी वजह से, B1 की वजह से। तो यहाँ पे BA मैं बोल देता हूँ, ये A है। क्लियर है, ओके। अब BA कौन है भाई, BA भाई स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो फील्ड होता है कितने डिस्टेंस पे, D डिस्टेंस पे। तो उसको कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे म्यू नॉट IA/2πD से लिखेंगे। तो वैल्यू को पुट कर दो, FBA इज इक्वल टू हुआ कितना,
आई बी एल बी ए की वैल्यू है म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई डी। मतलब एफ बी ए की वैल्यू जो है वो कितनी हुई, म्यू नॉट आई ए आई बी एल अपॉन 2 पाई डी हुई। सेम है। अगर मैं निकालना चाहता हूँ यार किसकी वजह से, देखो अगर मैं बी की वजह से निकालना चाहता हूँ तो बी में यहाँ पे क्या होगा, डॉट होगा, यहाँ पे क्या होगा, डॉट होगा। ठीक है, देखो ना कि अगर मैं सेकंड इस वाले कंडक्टर की वजह से अगर फील्ड निकालूँ तो मैं अंगूठा करूँगा करंट की डायरेक्शन में, फिंगर लेके आऊँगा, फिंगर आ रही है बाहर तो डॉट हो गया, यहाँ पे बी हो गया। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है, करंट I1 और I2 आमने सामने ही हैं, तो रिलेशन ये भी सेम आएगा, ए और बी का भी सेम आएगा, सेम रिलेशन आएगा। ठीक है, बट ध्यान से देखना यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो तुम्हें देखनी है। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी भाई, एफ बी आई, एफ फोर्स, बी करंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, आई इज़ करंट। करंट कहाँ जा रहा है, अगर मैं इस पर लगाऊँ, अगर मैं इसके ऊपर लगाऊँ तो करंट जा रहा है ऊपर, बी जा रहा है अंदर, अंगूठा है इधर की तरफ है, तो यहाँ पे फोर्स जो है वो इधर है, एफ बी ए। सिमिलरली मैं अब पहले वाले पे लगाता हूँ, इसके ऊपर, इस वाले के ऊपर लगाता हूँ फोर्स डायरेक्शन, तो एफ बी आई, आई जा रहा है ऊपर, बी मेरी तरफ है बाहर, कैसे है ये, एफ बी आई है भाई। अब आई कैसे जा रहा है, मैं इसको कैसे घुमाऊँ कैसे, एक मिनट रुको यार, एफ हो गया, बी हो गया और आई हो गया। तो बी है हमारे पास, सर पहले आई की तरफ करते हैं, आई है ऊपर, बी मेरी तरफ है और फोर्स हो गया इधर अंदर की तरफ। ठीक है, तो फोर्स हो गया इधर अंदर की तरफ, ये ए बी है। तो यहाँ पे जो फोर्स होगी ना, जब भी करंट सेम होता है तो फोर्स होती है अट्रैक्टिव। फोर्स कैसी होती है, अट्रैक्टिव होती है। फोर्स कैसी होती है बेटा, अट्रैक्टिव होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे बोल रहे हैं, एक्सप्रेशन तो निकाल दिया, एंड हेंस डिफाइन 1 एम्पियर। तो बेटा यहाँ पे देखो जो ये फोर्स हमने लिखी है, म्यू नॉट आई ए आई बी एल अपॉन 2 पाई डी, इसी के ऊपर हम बना देंगे 1 एम्पियर। कैसे बनाएंगे, सुनो ध्यान से। देखो यार इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना। द एम्पियर इज़ द वैल्यू ऑफ दैट स्टेडी करंट विच व्हेन मेंटेन्ड इन ईच ऑफ द 2 वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स of negligible cross section and placed 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम, मतलब D की वैल्यू 1 मीटर अपार्ट हो, would exert on each other these conductor a force of 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर। मतलब I1 और I2 की वैल्यू 1 अगर कर दूं, देखो यार फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू नॉट I1 मतलब ए और बी कर दूं मैं इसको। ठीक है, यहाँ पे एल कर दूं और यहाँ पे 2 पाई डी कर दूं, तो ये हो गया एफ बाई एल, तो ये म्यू नॉट I1 IB की वैल्यू अगर मैं 1 कर दूं, 2 पाई डी की वैल्यू है 1 कर दूं, तो यहाँ से जो वैल्यू मिल रही है ना वो कितनी होगी, 2 × 10⁻⁻7 होगी। ठीक है, तो इसको बोला जाता है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर का मतलब क्या है, द एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ दैट स्टेडी करंट विच मेंटेन्ड इन ईच ऑफ द 2 वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम। तो वो उस टाइम पे एक फोर्स एग्जर्ट करेंगे एक दूसरे के ऊपर जो कि वैल्यू होगी इतनी, इसे बोला जाता है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जा रही है बेटा, सारी चीज़ आप लोगों को करवाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 27वां क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हमारे ना 3 नंबर वाले क्वेश्चन चले हुए हैं, तो 3 नंबर वाले चलेंगे हमारे 26, 27, 28, 29, 30 तक चलेंगे। फिर उसके बाद हमारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और वो चलेंगे 33 तक, और फिर 2 को आएंगे हमारे केस स्टडी। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए सर्कुलर लूप ऑफ 12 सेंटीमीटर इन रेडियस एंड रेजिस्टेंस दे रखा है 8.5 changes with time as shown in figure. The magnetic field is perpendicular to the plane of the loop. Calculate the current induced in the loop. Plot a graph showing induced current as a function of time. मतलब तुम्हें एक तो क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। ठीक है, एक तो तुम्हें क्या निकालना भाई साहब, एक तो तुम्हें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, बहुत आसान है, मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे निकालेंगे। और एक फिर ग्राफ बनाना है, किस किस के बीच में बनाना है, इंड्यूस्ड करंट एंड टाइम के बीच में बनाना है। किसके बीच में बनाना है, इंड्यूस्ड करंट एंड
टाइम के बीच में तुम्हें ये ग्राफ बनाना है। जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट। कौन व्हाट्सअप कर रहा है भाई, कौन व्हाट्सअप कर रहा है? चलो चलो ओके। तो आप लोगों को इंड्यूस ईएमएफ और उसके बाद फिर इंड्यूस्ड करंट, मतलब करंट की भी जरूरत पड़ेगी हमें, तभी तो ग्राफ बनेगा। ओके, तो एक चीज़ यार, इंड्यूस ईएमएफ किससे निकलता है? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। और फाई कैसे निकलता है? बी ए से। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद ही बोल दिया ना परपेंडिकुलर है, तो इसलिए हमें वो लिखने की जरूरत ही नहीं है कि भाई जो उसका एरिया वेक्टर होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा और बी और ए बनने वाला है इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास फाई आया कितना? बी ए। ठीक है, तो एरिया तो मैं सिंपली निकाल लूँगा यार। कैसे? सर्कुलर लूप है तो मैं पाई ए स्क्वायर करके निकाल लूँगा। ठीक है, तो ये रहा एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप, पाई ए स्क्वायर। पाई की वैल्यू रखी, आर की वैल्यू रखी, और मेरे पास वैल्यू आ गई किस इतनी। लेकिन ध्यान में रखना कि यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दे रखा भाई। ठीक है, 12 सेंटीमीटर दे रखा, मैं उसको 100 से डिवाइड कर दूंगा, तभी तो मीटर बनेगा वो, तभी तो वो मीटर बनेगा। फिर वो मीटर बन गया। क्या बन गया भाई? फिर वो बन गया मीटर। क्लियर है? अब मैंने इसको कहाँ पे रखा भाई? ई पे रखा, और ई की वैल्यू कितनी आई? मेरे पास आ गई दिस। ये क्या रखी है सर आपने? देखो यार, डी बाई डी टी रखा, माइनस पहले से ही है, बी और ए रखा। अब यहाँ पे चेंज कौन हो रहा है? एरिया तो सेम ही है, कौन चेंज हो रहा है? इन्होंने बोला है मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस दिस रेजिस्टेंस दिस चेंजेस विद टाइम, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को मैंने डी के साथ रखा, तो डी बी बाई डी टी अगर मैं लिख रहा हूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि बी टू माइनस बी वन है अपॉन टी टू माइनस टी वन है। यार ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, नीचे फिर फाइनल माइनस इनिशियल, टाइम के लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, चलो तो केस के हिसाब से चलते हैं। ग्राफ को देखते हैं भाई, पहले 0 से लेकर 2 के बीच में है टाइम। देखो, तो जब 0 से 2 के बीच में है तो वो टाइम तो तुम्हें मिल गया कि T2 इज़ 2, 0 कौन है? T1 है। तो यहाँ पे तो यही हो गया 2 माइनस 0। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है भाई? मैग्नेटिक फील्ड जब 2 टाइम है तो 1 है, पहले 0 ही है, तो यहाँ पे 1 और माइनस 0। तो यहाँ पे आ गई किसकी वैल्यू? ई की वैल्यू, E1 की वैल्यू। अब E1 की वैल्यू आई है तो यहीं से हम I1 भी निकाल लेंगे। तो I1 कैसे निकालेंगे यार? रेजिस्टेंस चाहिए हमें सिंपल, क्योंकि E आ चुका है तो R चाहिए। R आया और नीचे लिखा, आंसर आ गया -2.6। ठीक है, -2.6 मिली एम्पियर। समझ में आई? अब दूसरा केस क्या है बेटा? यही रिलेशन चलेगा सारे केस में। अब वो 2 से 4 के बीच में चल रहा है, तब B2 की वैल्यूज़ कितनी हो गई? 4। 1 मिनट रुको। अब देखो यार, 2 से 4 के बीच में चलेंगे। B2 नहीं, T2 की वैल्यू कितनी हो गई है? 4 हो गई है। T1 की वैल्यू हो गई है 2, और ये 1 और 1 सेम है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अब की बार सेम है, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, तो 0 ही बनने वाला है। और इसके करंट में भी मतलब जो करंट है वो भी 0 बनने वाला। ठीक है, क्योंकि यार दिख रहा है कि B जो है कॉन्स्टेंट है। B बदल रहा था और B ही कॉन्स्टेंट हो गया, तो कॉमन सी बात है, वहाँ पे करंट 0 बनने वाला है। ओके, अब 4 से 6 के बीच में चलते हैं, तो वैल्यू ये जो इंक्रीजिंग थी वही डिक्रीजिंग की है, बट यहाँ पे ये नेगेटिव आ रही थी, यहाँ पे पॉजिटिव आएगी। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है यार। देखो T2 यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे T2 मतलब B2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 0 है, ये रही 0, और यहाँ पे 4 पे कितनी है? 1 है, तो -1 है। ठीक है, अब इस पर भी हम निकाल लेंगे, E2 निकाल लिया, उसके बाद हम निकाल लेंगे करंट, जो कि कितना आ रहा है? 2.6। अगर किसी को कॉन्सेप्ट सही से आता है तो उसको सिर्फ ये चीज़ निकालनी थी। ये उसको पता है कि ये 0 होगा और ये नीचे जा रहा है, तो कॉमन सी बात है, अगर ये ऊपर चढ़ता हुआ नेगेटिव आ रहा है तो उतरता हुआ पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वैल्यू सेम है, ग्राफ सेम है, इंटरवल सेम है, उनके गैप सेम है मैग्नेटिक फील्ड के। अब आपके पास ना रिलेशन आ चुका है, मतलब आपके पास ईएमएफ आ चुका है, साथ में आप लोगों के पास करंट की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो आपको किस किस के बीच में ग्राफ बनाना है? आपको बनाना है प्लॉट ए ग्राफ शोइंग इंड्यूस करंट एंड ए फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब ये रहा इंड्यूस करंट और इधर है टाइम। तो भाई इंड्यूस करंट देखो, जब हमने 0 से T लिया था, 0 से 2 लिया था, तो मेरे पास इंड्यूस करंट आ रहा था -2.6। तो मैं 0 से 2 के बीच में -2.6 बना रहा हूँ। फिर मेरे पास करंट की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। कब? 2 से 4 के बीच में, तो 2 से 4 के बीच में करंट की वैल्यू 0। फिर 4 से 6 के बीच में +2 में आ रही है, तो प्लस ऊपर बनाएंगे, तो इस तरीके से। तो ये बन गया ग्राफ। सिंपल है भाई। एक चीज़ मैं तुम्हें बोलूँगा सभी बच्चों को, ठीक है, कि भाई कंसेप्ट पढ़ के रखना, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, पूरी थ्योरी करवा दी है, अब क्वेश्चन पे लगेंगे बस। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, सुनील जांगड़ा सर के नाम से है। सारी की सारी प्रिपरेशन करवाऊँगा बेटा मैं तुम्हारी, बट कंडीशन ये है कि क्लास लगानी होगी मेरे साथ। एंड इवन अब तो लाइव का प्लान है
कि लाइव पढ़ाऊँ मैं तुम्हें, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं 28वें क्वेश्चन पे। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला क्या गया है, एन एसी सोर्स जनरेटिंग ए वोल्टेज E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इज कनेक्टेड थ्रू ए कैपेसिटर ऑफ C, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द करंट I फ्लोइंग थ्रू इट। यार सिंपल है, और ग्राफ बनाना आप लोगों को। देखो ये बोल रहा है कि आप लोगों के पास ना एक AC सोर्स है, ठीक है, और उसमें क्या लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है। एक AC सोर्स है, उसमें लगा हुआ है कि आप लोगों के पास कैपेसिटर, और AC सोर्स तो लगा दो, ये रहा AC सोर्स, ठीक है। और इस AC सोर्स की जो वोल्टेज है वो दी है इन्होंने, कितनी है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी दी हुई है। अब ये तुमसे बोल रहा है कि इसका एक एक्सप्रेशन निकालो करंट के लिए। यार सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, कैपेसिटर के केस में हम C कैपेसिटी से डील करेंगे। कैपेसिटी कैसे लिखेंगे, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, वी मतलब E बोल सकते हो, वही वोल्टेज, ठीक है। तो अगर मैं चार्ज निकाल लूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CV। चार्ज क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि यार कैपेसिटर चार्ज होता है और उसका चार्ज फिर बदलेगा ना, जब से चार्जिंग होगी तो बढ़ेगा, तो इसलिए हम चार्ज से डील करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चार्ज निकाल लिया, और चार्ज क्यों निकाल रहे हैं वो भी मैं तुम्हें एक बार और बता देता हूँ। देखो Q की वैल्यू आ गई C, V की वैल्यू कितनी है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमें ना E तो दे रखा है, हमें निकालना क्या है, करंट निकालना है। तो करंट के लिए सिंपल I निकालता हूँ। भाई चार्ज दे रखा है तो इसका मतलब चार्ज बदल रहा है ना, धीरे धीरे चार्ज बदल रहा है। चार्जिंग होगी तो इंक्रीज़ होगा, डिस्चार्जिंग होगी तो डिक्रीज़ होगा, तो इसलिए हम dQ बाई dt करेंगे। कोई लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना तुमने भाई, सिंपल लिखो, फंडा ही ख़त्म। चलो अब इसके बाद हमने लिखा यहाँ पे I d बाई डी टी, क्यू की वैल्यू कितनी है, C एप्सिलॉन नोट नहीं E नोट है, साइन ओमेगा टी। चलो यार अब C कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, E नोट कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे साइन की तो वो बनेगी कोस ओमेगा टी और ओमेगा। हो गया काम। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ओमेगा C E नोट, कोस को मैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 में रख देता हूँ, क्योंकि यार देखो हमारा जो वोल्टेज का फंक्शन है वो साइन में आ रहा है, तो ये कोस में नहीं रखेंगे ना, तो इसको चेंज करेंगे। क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, और चेंज करेंगे तो कोस यहाँ पे सारा प्लस का दे रखा है, तो सिंपल है वो क्या होगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होगा, ठीक है। अब मैं आई को ऐसे लिख रहा हूँ कि ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, नीचे लिख दिया मैंने 1 ओमेगा सी। जो ये 1 ओमेगा सी है ना, ये कौन है भाई, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, मतलब रेजिस्टेंस है कैपेसिटर के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया ये क्या, यहाँ पे बन गया I इज इक्वल टू ई नॉट बाई एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और जो ये ई नॉट बाई एक्स सी है ये कौन हो गया, आई नॉट हो गया, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये क्या है, आई नॉट है। तो देखो पता लग गया कि भाई ये ओमेगा टी और यहाँ करंट प्लस पाई बाई 2 है, तो इंक्रीज़ हो रहा है ना, मतलब इंक्रीज़ नहीं, लीड कर रहा है करंट, यहाँ पे लीड कर रहा है। तो इसका सिंपली हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं भाई, ठीक है। देखो करंट पाई बाई 2 से शुरू हो रहा है, मतलब पहले से शुरू हो रहा है, प्लस पाई बाई 2 से शुरू हो रहा है, तो ये ऐसे चलेगा, प्लस पाई बाई 2 से शुरू हो गया करंट, और ये वोल्टेज ऐसे, वोल्टेज कहाँ से है, ये वोल्टेज हमारी यहाँ 0 से, मतलब बिल्कुल ओमेगा टी से ऐसे शुरू हो रही है, उसमें कोई भी प्लस पाई बाई 2 नहीं है, करंट पहले से शुरू हो रहा है, करंट पहले से शुरू हो रहा है, ठीक है। चलो तो ये हुआ बेटा ग्राफ जो उन्होंने बोला था। तो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ, एक सिंगल चीज़ भी नहीं छोड़ रहा हूँ बेटा। कोशिश ये है कि अच्छी चीज़ पढ़ा दी जाए तुम्हें, मतलब ज़्यादा कंटेंट पढ़ा दी जाए, बट टाइम भी कम, मतलब कम लगे, सेव हो जाए हमारा टाइम, ताकि तुम्हें यार ऐसे सॉल्यूशन जो देखना है ये ना हो उसके पीछे 3-4 घंटे लगा दिए हमने, नहीं, मैक्सिमम 1.5 घंटा या फिर 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं। चलो यार नेक्स्ट आता है एक और रिलेशन, इसी के और में आ जाता है बेटा। यहाँ पे ये भी सिंपल है, मैंने ये नोट्स में तुम्हें करवाया है। अब जो बच्चे बोलते हैं ना डेरिवेशन आया या नहीं आया, वो देख लो यार, यहाँ पे डेरिवेशन आया, सीधा ही 3 नंबर में आया हुआ है। यहाँ पे V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी दिया हुआ है, प्योर इंडक्टर है, इंडक्टेंस है, और एक्सप्रेशन आप लोगों को निकालना है। तो इसका भी सिंपल कर देते हैं हम, फंडा डिराइव कर देते हैं, क्यों वो करना, दिक्कत लेनी। चलो यार, तो ये बनाया हमने इंडक्टर, ये क्या है हमारे पास इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस है L, और ये बना दी हमने वोल्टेज, यहाँ पे क्या बना दी, वोल्टेज बना दी, ठीक है। तो भाई ये नेगेटिव मान लेते हैं, ये पॉजिटिव मान लेते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसे मान लेते हैं हम, ठीक है। चलो अब यहाँ पे होगा क्या, हम क्या कर रहे हैं, लूप लगाएंगे,
इसको कुछ भी लिख दो, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिख दो। ठीक है, अब लूप लगा दो। अब लूप क्या होगा, या तो लूप लगा दो या सिंपली एक चीज़ तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें सिंपली बता देता हूँ। देखो, या तो तुम सीधा ही कर दो कि ईएमएफ इंड्यूस होगा यहाँ पे ई इज इक्वल टू माइनस डी एल बाई डी टी होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड अगर लिखना चाहें मैग्नीट्यूड में तो इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होगा, या तो ऐसे लिख लो। लेकिन अगर लूप लगाना चाहते हो तो लूप में क्या होता है कि कहीं से भी हम स्टार्ट करें, यहाँ से जब हम यहाँ गए तो प्लस का पॉजिटिव कर रहे हैं तो प्लस, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ से गए कुछ नहीं मिला, यहाँ से इधर गए पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि इंडक्टेंस है, साथ में क्या होगा कि इसमें जो करंट हो रहा है वो इंडक्टेंस नहीं, मतलब हम डी आई बाई डी टी लेके चलते रहेंगे साथ में, क्योंकि यहाँ की वोल्टेज लिखनी है, यहाँ का ई एम एफ लिखना, तो वो कैसे लिखा जाएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी से लिखा जाएगा। वहीं पे आ गए तो ज़ीरो, तो v इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, तो यहाँ पे एल डी आई इज इक्वल टू वी डी टी लिख दो, और एल डी आई इज इक्वल टू वी की वैल्यू है वी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी हो गया। इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, तो एक साइड आ गया आई और ये आएगा वी नॉट बाय कितना एल, और साइन की इंटीग्रेशन इज़ माइनस कोस ओमेगा टी, साथ में नीचे आ गया ओमेगा। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो ओमेगा यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बट यहाँ पे ओमेगा दे रखा है, यहाँ पे ओमेगा टी दे रखा है, टी भी लिख दो यहाँ पे, ओमेगा टी दे रखा है, तो इसलिए दोबारा ब्रेक करना पड़ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना भाई। अब यहाँ पे हमारे पास बन गया कि आई इज इक्वल टू कितना है, वी नॉट बाय एल ओमेगा इज एक्स एल है, और माइनस कोस ओमेगा टी है, तो इसको साइन में बदलें, क्योंकि यार हमारी वोल्टेज साइन में है, तो इसको भी करंट को भी साइन बना लेते हैं। तो साइन बनाएंगे तो ये कितना आएगा, कोस नहीं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू बनेगा। तो यहाँ पे पता लग गया कि यार किस तरीके से होता है ये लैग। तो करंट होता है यहाँ पे कैसा, लैग। करंट यहाँ पे क्या होता है, लैग। द करंट फ्लोइंग थ्रू इट लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज बाय ए फेस ऑफ पाई बाई टू। इसका ग्राफ ये रहा आप लोगों के पास। पाई बाई टू नीचे से शुरू कर देंगे। ठीक है, ये ऊपर से शुरू क्यों हुआ था, क्योंकि ये लीड कर रहा था। ये नीचे से शुरू हो रहा है क्योंकि ये लैग कर रहा है करंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास एक और बढ़िया सा क्वेश्चन, जो कि हमारा ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर से आता है। काफ़ी चॉइसेस तुम्हें इस चैप्टर में फिजिक्स के पेपर में मिल रही हैं। रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻15 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन 3 फोटोसेंसिटिव सरफेसेस ए, बी एंड सी। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड। सरफेस ए में से कोई भी एमिशन नहीं होता है। ठीक है, सरफेस बी में फोटो एमिशन अकर बट द फोटो इलेक्ट्रॉन हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी। ओके, फोटो एमिशन अकर्स एंड द फोटो इलेक्ट्रॉन हैव सम काइनेटिक एनर्जी। देखो, मैंने तुम्हें ना आइंस्टाइन इक्वेशन करवाई थी। आइंस्टाइन इक्वेशन में क्या होता है, एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी हमारी वर्क फंक्शन मतलब इजेक्शन में यूज़ होती है फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और कुछ फिर काइनेटिक एनर्जी में यूज़ होती है। तो इन्होंने पहले में क्या बोला, नो फोटो एमिशन अकर। तो इसका मतलब क्या है, पहली बात तो यहाँ एमिशन हुआ नहीं, तो यहाँ पे क्या है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है इससे ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब जो गिवन फ्रिक्वेंसी है ना, जो रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी है सरफेस ए के लिए, उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी चाहिएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एमिशन नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे एमिशन होता है, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे एमिशन होता है। ओके, बी की अगर हम बात करें, मतलब दूसरे पार्ट की बी की, इन्होंने बोला कि बी में एमिशन हुआ बट काइनेटिक एनर्जी नहीं है उनके पास। सो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर सरफेस बी द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ गिवन रेडिएशन। मतलब जितनी रेडिएशन दी हुई है उतनी ही ज़रूरत है फ्रिक्वेंसी। दस फोटो इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इज ज़ीरो। मतलब उससे ज़्यादा अब एनर्जी नहीं है, बस वो निकालने का काम कर रहा है। मैंने बोला ना कि एनर्जी निकालने और चलाने के काम आती है, वो चलाने वाली एनर्जी इसको नहीं मिली। सरफेस सी के लिए थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 10⁻15 हर्ट्ज से कम होनी चाहिए, क्योंकि एमिशन भी हो रहा है और चल भी रहा है। भाई फिर क्लियर हुआ या नहीं हुआ? भी बहुत आसान है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हमें तो कई बार ऊपर से जा रहा है। भाई तुमने कॉन्सेप्ट क्यों नहीं पढ़े? कॉन्सेप्ट पढ़ो ना। कॉन्सेप्ट जब तक नहीं पढ़ोगे बेटा काम नहीं चलने वाला। मैं सही बोल रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे आप लोगों को एक ग्राफ दिखाया हुआ है किस किस के बीच में। यहाँ पे फोटो करंट है और यहाँ पे है ये इस तरीके से ग्राफ, ठीक है। अब वो तुम्हें ना पॉइंट्स बोल रहा है कि ये एक्स एक्सिस पे कौन है और ये ए कौन है।
भाई इस तरीके का ग्राफ हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट्स था उसमें किया था कि यहाँ पे हमारे पास एनोड वोल्टेज होती है, तो एक्स की वैल्यू कौन है, एनोड वोल्टेज, और जहाँ पे जाके करंट की वैल्यू जीरो हो जाए, फोटो करंट की वैल्यू जिस वोल्टेज पे जीरो हो जाती है वो कट ऑफ या स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। तो सिंपली है ए इज़ कॉल्ड एज व्हाट, ए इज़ कॉल्ड एज कट ऑफ या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे, और एक्स जो है वो एनोड पोटेंशियल है। अच्छा यार, इसके जो ग्राफ हैं इन्होंने क्या बोला है, ड्रॉ दिस ग्राफ फॉर 3 डिफरेंट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। देखो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना तो ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये चेंज होती जाएगी, ये चेंज होती जाएगी, तो ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि यार सिंपल सी बात है, जो इंटेंसिटी है वो तो सेम ही है, फ्रीक्वेंसी बदल रही है, तो फ्रीक्वेंसी बदल रही है तो इसका मतलब हमें जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मतलब नेगेटिव और नेगेटिव होना पड़ेगा, वोल्टेज को और नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ दिस ग्राफ फॉर 3 डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन I1 I2। अच्छा, इसमें इंटेंसिटी बोल रहे हैं कि अलग अलग हो, तो उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, क्योंकि इंटेंसिटी अलग अलग है तो कॉमन सी बात है कि करंट बढ़ता जाएगा ना, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। नंबर्स बढ़ रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है, नंबर्स बढ़ रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है, क्लियर है। और ये बिल्कुल एनसीईआरटी के डायग्राम हैं, सीधे के सीधे, और मैंने तुम्हें हमेशा नोट्स के अंदर एनसीईआरटी के डायग्राम या तो डायरेक्ट अटैच करे हैं या बना के दिए हैं, वो इसलिए ही दिए हैं क्योंकि पेपर में भी सीधा यही आते हैं। चलो यार ये क्वेश्चन हुआ, नेक्स्ट करते हैं 30वां क्वेश्चन, और इसके बाद हमारे आ जाएंगे कौन से 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। चलो, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, ठीक है। ग्राउंड स्टेट आप लोगों को पता होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर हम लिखते थे एनर्जी के लिए, अगर ग्राउंड स्टेट बोला था एन की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। द फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N3 टू N1, अब हायर स्टेट से लोअर पे आ रहे हैं तो N3 से N1 पे एमिशन होगा, क्या होगा, एमिशन होगा। इज इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव मटीरियल ऑफ अननोन वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन हमें नहीं पता, ओके। द फोटो इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस, कैलकुलेट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द मटेरियल यूज्ड। सिंपल सा एक तरीका है यार, सिंपल सा एक तरीका, हमें E इज इक्वल टू ई, कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, E2 - E1 लिख दूँ, मतलब मैं 2 क्यों मान रहा हूँ, मतलब उससे पहले वाला मान रहा हूँ, ठीक है। वो जो भी होगा 3 2 1 वो अलग बात होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ई को कैसे लिख सकते हैं भाई, एच फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, एच फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी इज C/λ, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे बेटा जी किसकी वैल्यू, हम निकालेंगे यहाँ पे ई की वैल्यू निकाल लेंगे, हम यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालेंगे, ई की वैल्यू निकालेंगे, हाँ एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे अपनी, जो कि कितनी आ रही है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। और कैसे निकालते हैं, 13.6 अपॉन n² होता है, तो जिससे जिसमें आ रहे हैं वो लिखेंगे, 3 से 1 में आ रहे हैं, 3 से 1 में आ रहे हैं, 3 से 1 में आ रहे हैं, तो हमने 1 आगे लिखा, 3 इधर लिखा, ठीक है। 3 से इस ऐसे कैसे लिखा, देखो यार -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर लिखूँगा, -13.1 का स्क्वायर और माइनस था तो इसलिए ये प्लस हो गया यहाँ पे, तो ये प्लस वाला आगे लिख दिया और माइनस वाला ये पीछे लिख दिया, तो ये 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ठीक है। अब तुम्हें आइंस्टाइन इक्वेशन पता है, आइंस्टाइन इक्वेशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी जिसमें से काइनेटिक और वर्क फंक्शन में जाती है, तो वर्क फंक्शन हम निकालें तो कितना आएगा, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। कैसे आएगा यार, एच फ्रीक्वेंसी कितनी है वो निकाल ली ना, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसमें से काइनेटिक एनर्जी बोल दिया उन्होंने खुद 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ हो जाती है, तो वर्क फंक्शन भी आ गया। अगर ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास आ गई हैं तो फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालने में क्या दिक्कत है, क्योंकि देखो W अगर मैं लिखूँ तो वो होगा H फ्रीक्वेंसी नोट, तो W इज इक्वल टू एच C/λ नोट, मतलब लैम्डा नोट इज़ कितना, HC/वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन भी आ चुका है, H तुम्हें पता होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, C की वैल्यू पता होती है, मतलब ये सारा हिसाब किताब हमने क्यों किया, W नोट निकालने के लिए, मतलब वर्क फंक्शन निकालने के लिए। और वो कैसे निकला, सबसे पहले हमने जब ट्रांजिशन होता है यार हायर स्टेट से लोअर पे, तो एनर्जी रिलीज होती है वो निकाली, ठीक है, वो एनर्जी निकाल ली, और आइंस्टाइन इक्वेशन से हमने पुट कर लिया क्या, अपना वर्क फंक्शन निकाल लिया, क्योंकि ये एनर्जी हमने निकाल ली ना कि कितनी निकल रही है, ये काइनेटिक दे रखी थी, माइनस किया, ठीक है। 30वां क्वेश्चन हुआ। अब बारी है 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन की, किसकी बारी है बेटा जी, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाएंगे, बहुत आसान है।
आपको क्या बोला गया, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड नियर ईच अदर। तो भाई कैसे बनाते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव लिखा या कोई भी एक चार्ज लिखो, पॉजिटिव लिखा, पॉजिटिव से फील्ड बाहर जाएगा, पॉजिटिव से फील्ड बाहर जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आप ऐसे सर्कल बनाते चलो, ठीक है। एक साइड क्या है, लाइंस जो हैं वो भीड़ी हो रही हैं, भीड़ी मतलब क्लोज हो रही हैं। क्यों हो रही है, क्योंकि यार v इज इक्वल टू कितना होता है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और e इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स होता है। क्लियर है, तो जिस वजह से ये क्लोज बनती जाती है, ठीक है। तो डाइपोल के लिए क्या होता है, एक साइड नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर अलग अलग चार्ज बोल दिए और दोनों पास रख दिए हैं, अगर अलग अलग चार्ज बोल दिए और दोनों पास रख दिए हैं कि जैसे आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें क्या होगा कि आप बनाओगे इक्विपोटेंशियल सरफेस और बाद में ये एक कॉमन की तरह यूज़ हो जाएंगे, एक कॉमन चार्ज की तरह यूज़ हो जाएंगे। ओके, किसकी तरह यूज़ होंगे, एक कॉमन चार्ज की तरह यूज़ हो जाएंगे बेटा जी। क्लियर हुई हैं चीज़ें या नहीं हुई हैं भाई, फटाफट से मुझे बता दो ये चीज़ें। सिंपल है, कैसे इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करते हैं, कोई भी चार्ज आपने लिया उसका आपने क्या बनाना है, सबसे पहले फील्ड बनाना है, ये फील्ड जा रहा है ऐसे, ठीक है, ये फील्ड जा रहा है ऐसे, ये फील्ड जा रहा है, फिर इसके बाद ऐसे बनाते जाओ, सर्कल बनाते जाओ, और जब बनाते जाओगे तो जो लाइंस हैं, जो सर्कल हैं वो खुले हो जाते जाएंगे, मतलब फैलते जाएंगे। और वो क्यों फैलते जाएंगे, इन दो रिलेशन की वजह से। क्लियर है, तो ये ए पार्ट था। बी पार्ट क्या कहता है, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज़ एन एरिया दिस एंड द सेपरेशन बिटवीन द दिस। ये तो बहुत आसान है यार, मतलब डी दे रखा है तुम्हें, एरिया दे रखा है, और तुम्हें निकालना क्या है, कैपेसिटेंस निकालनी है। अरे यार इतना आसान, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, तो एरिया भी दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट पता होता है और डी भी दे रखा है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। अब सिंपल कैलकुलेशन में करवाने नहीं बैठूंगा तुम्हें, ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। पहला पार्ट हुआ। नेक्स्ट आप लोगों के पास दूसरा, इफ़ द कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन ईच प्लेट। भाई चार्ज के लिए आप CV करते हो, तो कैपेसिटेंस निकाल ली कहाँ पे, यहाँ पे, और V दे दिया यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, यहाँ पे भी आ गया आंसर। नेक्स्ट, अब इन्होंने बोला क्या, हाउ वुड चार्ज ऑन द प्लेट बी अफेक्टेड इफ ए 3 मिलीमीटर थिक माइका शीट ऑफ के, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड। वोल्टेज सप्लाई जब कनेक्ट रहती है ना, तो चार्ज भी K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, तो K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। याद रखना, पढ़ाया हुआ मैंने कि भाई जब भी वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, तो K से मल्टीप्लाई कर दो चार्ज को, तो K से मल्टीप्लाई, चार्ज हमने पहले निकाल लिया था, कितना था चार्ज, ये था, तो इस चार्ज को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो तो अब करते हैं हम इसका जो और में क्वेश्चन आता है बेटा, उसको करते हैं। ठीक है, इसके और में कौन सा क्वेश्चन था ये, हमारा क्वेश्चन नंबर था बेटा ये 31। यहाँ पे भी चॉइस मिल रहा है, 5 नंबर वाले में भी चॉइस है, बट अलग अलग चैप्टर से मिल रहा है। पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड से मिल रही है और ये वाला पोटेंशियल वाले से मिल रहा है। ठीक है, तो और में पहला पार्ट जो है बेटा, इन्होंने क्या बोला कि 3 चार्जेस आप लोगों के पास -Q, Q और -Q, तीनों प्लेस हैं एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस ऑन ए स्ट्रेट लाइन, इक्वल डिस्टेंस पे और स्ट्रेट लाइन पे। तो सिंपल सी बात है कि डायग्राम तो ऐसा ही बनने वाला है, -Q, कैपिटल Q, -Q, दोनों के बीच में डिस्टेंस T। इफ़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस इज 0 देन व्हाट इज़ द रेशो ऑफ Q/Q। मतलब ये बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी अगर चार्ज इन सिस्टम की पूरी 0 हो तो क्या होगी। भाई सिंपल हम करेंगे, क्या करेंगे, देखो इसके और इसके बीच की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे भाई, देखो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, -KQ कैपिटल Q/X, इनके बीच का डिस्टेंस लिख देंगे। फिर इनके और इनके बीच की लिखेंगे, इनके और इनके बीच की लिख दी हमने। ठीक है, फिर इस पूरे के बीच का, फिर इस पूरे के बीच का लिख दिया। अच्छा मैंने यहाँ पे D लिख दिया भाई, तो D मत लिखो तुम, X ही लिख लो, वो ज़्यादा सही रहेगा कि इसको भी मैंने X लिख दिया और इसको भी X लिख दिया। क्लियर है, क्लियर है। तो बस अब इन्होंने क्या बोला है, इफ़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस इज 0, तो तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो। अब तीनों को जोड़ रहे हैं तो हमारे पास ये रिलेशन बनेगा, और यहाँ से फिर इसको इधर करो, कर दिया, X से X कट कर दो, और बस आगे तो सॉल्व करना है, Q से ये Q काट दो, और भाई K से ये K काट दो। तो आप लोगों के पास Q की जो वैल्यू वो कितनी आ रही है, 4 कैपिटल Q आ रही है, जो स्मॉल Q उसकी वैल्यू आ रही है 4Q, बट इन्होंने रेशो बोला है Q/Q का, कैपिटल Q/Q का, तो वो आएगा 1/4। कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है एक्सप्रेशन है। अब कई बच्चे बोलते हैं ना डेरिवेशन आती है या नहीं आती है, देख लो भाई आई हुई है।
ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर एट ए पॉइंट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल आउटसाइड इट। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल बना लेते हैं। हमने ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल बनाया, ठीक है। इन्होंने आउटसाइड बोला तो हम आउटसाइड निकालेंगे। और ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इसको यूनिफॉर्मली चार्ज बनाया, ठीक है। कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज। और जो यूनिफॉर्मली चार्ज है इसकी वैल्यू कितनी है भाई, हम मान रहे हैं कि इसकी वैल्यू है कैपिटल क्यू। इसके सेंटर से कहाँ तक जाना है, हमें एक डिस्टेंस आर पे निकालना है, और इसका जो रेडियस है बेटा वो है कैपिटल आर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस लेंगे भाई, ठीक है। गॉसियन सरफेस लेंगे, तो गॉसियन सरफेस हमने ये आउटसाइड पे बना दिया, और यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन भी ले लिया। यहाँ से देखो कि जो फील्ड है वो बाहर जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव से फील्ड लाइन बाहर जाती है, ठीक है। और इसी में आपका एरिया वेक्टर भी जा रहा है। क्या जा रहा है, एरिया वेक्टर भी जा रहा है। एक मिनट, एरिया वेक्टर जा रहा है। तो इनके बीच में रिलेशन इज़ कितना, 0 डिग्री, मतलब थीटा कितना है, 0 डिग्री है। तो गॉस थ्योरम क्या कहते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ई डॉट डी एस ओपन करेंगे तो ई डी एस कोस थीटा, और कोस थीटा तो 0 बोल दिया ना भाई, थीटा तो 0 बोल दिया, तो कोस 0 इज़ 1 हो गया, तो यहाँ पे ई और इंटीग्रेशन डी एस रह गई, तो ये है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, जो क्यू है ना वो कौन है, वो है चार्ज, किसके ऊपर है, स्फेयर के ऊपर चार्ज है। तो वो कितना है, क्या तुमने सिग्मा पढ़ा था, सिग्मा इज़ क्यू बाय ए, सिग्मा इज़ क्यू बाय ए, यस। तो यहाँ पे क्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो कितना होगा, सिग्मा, एरिया कितना है 4 पाई आर का स्क्वायर होगा, नहीं कैपिटल आर का स्क्वायर होगा, क्योंकि चार्ज कैपिटल आर वाले रेडियस के ऊपर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ई इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू क्यू इज सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कौन है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस का मतलब है मैं इसके पार्ट को जोड़ दूँ, छोटे छोटे सारे ये पार्ट जोड़ दूँ और इसका एरिया निकाल दूँ, तो वो कितना बनेगा, वो बनेगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ये बनेगा ई 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट कट गया 4, अरे यार ये क्या हुआ, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ये बना E इज इक्वल टू कितना, सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और नीचे स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर हैं चीज़ें या नहीं है अभी, तो ये आउटसाइड के लिए इन्होंने बोला था और आउटसाइड के लिए हमने निकाल दिया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक ग्राफ बताना आप लोगों को, ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई विद आर, जब आर बड़ा हो किससे, कैपिटल आर से, तब तो हमने दिखाई दिया ना क्या क्या रिलेशन उनके बीच में। तो भाई ई और आर का स्क्वायर आ रहा है, और जब छोटा हो, छोटा है तो मतलब उसमें 0 होता है, तो जब छोटा है तो 0 है फील्ड भाई, नहीं यहाँ पे फील्ड 0 होगा ना, यहाँ पे फील्ड 0 होगा, नहीं यहाँ पे भी नहीं फील्ड 0 हो रहा है, एक मिनट रुको, हमने क्या बोलना है, अच्छा पहले हम इसके लिए ना एक केस कर लेते हैं, ऑन का भी तो निकालना पड़ेगा हमें, किसका निकालना पड़ेगा, ऑन का भी निकालना पड़ेगा। अब देखो ई इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा स्मॉल आर स्क्वायर है ना, स्मॉल नहीं कैपिटल आर स्क्वायर है, क्योंकि चार्ज तो कैपिटल आर के ऊपर है, एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे आर स्क्वायर, मैच कर लो। अब ध्यान से देखना कि भाई ये आउटसाइड का है, ठीक है, मतलब ई जो है वो 1 बाय आर स्क्वायर है। इनसाइड की अगर हम बात करें, क्या बात करें, इनसाइड की अगर हम बात करें, एक मिनट यार ये फ़ोन क्यों आ जाते हैं बीच में, इनसाइड की अगर हम बात करें तो इनसाइड में ई 0, ठीक है। ऑन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये इतना होने वाला है, ठीक है। तो आप इस तरीके से बना सकते हो भाई। क्लियर हुई चीज़ें या नहीं हुई, ठीक है। तो ग्राफ होगा हमारा ऐसा भाई, ठीक है। इनसाइड 0 है तो वो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो डॉटेड में आप बना सकते हो, और उसके बाद आप यहाँ पे बना देना कि मतलब ऑन में कितना आ रहा है वो इतना आ रहा है, और बाकी बचा आप लोगों के पास ही, इसको बना देना ऐसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, एक्सप्लेन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर। तो सिंपल है, डेफिनेशन तो तुम बता ही सकते हो, ये क्या होता है, ये तो है, इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन सुपर इम्पोज्ड ओवर द रैंडम मोशन इन डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अलोंग द लेंथ ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर। ये क्या बोल दिया सर आपने, सिंपल है बेटा, देखो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं,
वो अलग अलग रैंडम मोशन में होते हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन अपने पाथ से शिफ्ट होना शुरू हुए और शिफ्टिंग उनकी सारों की एक ही डायरेक्शन में हो रही है, वो भी पॉजिटिव साइड में। ठीक है, तो ये जो रैंडम शिफ्टिंग हो रही है ना, तो ये एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इन्होंने बोला है आप लोगों को क्या निकालना है, फिर से डेरिवेशन है सैम्पल पेपर के अंदर, ध्यान से देखना। हैंस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द करंट थ्रू ए कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ध्यान से देख लो कितनी डेरिवेशन आई है भाई, मैंने तुम्हारे सामने 4-5 डेरिवेशन कर दी हैं, मतलब 15 प्लस नंबर की डेरिवेशन दिख रही है पेपर में। बच्चे बोलते हैं फिजिक्स में डेरिवेशन नहीं आती है, कॉन्सेप्ट आता है सीधा। भाई डेरिवेशन भी आती हैं, कॉन्सेप्ट भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आता है, सब कुछ आता है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। चलो अब देखो यहाँ पे ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द करंट थ्रू ए कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले एक कंडक्टर लेंगे जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कैपिटल ए, इसकी लेंथ हम लेंगे कैपिटल एल, और इसके जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैपिटल एन है। बट हम वॉल्यूम के साथ डील करेंगे बेटा, किसके साथ डील करेंगे, हम वॉल्यूम के साथ डील करेंगे। ओके, मतलब हमें पूरे वॉल्यूम पे लिखना है, लेंथ पे नहीं लिखना है। लेंथ यहाँ पे लेंथ नहीं है, लेंथ भी और एरिया भी है, तो वॉल्यूम के साथ डील करनी होगी। कई बच्चे मुझसे पूछने लग जाते हैं कमेंट सेक्शन में, सर यहाँ पे एरिया क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, सिर्फ लेंथ क्यों नहीं करी, क्योंकि भाई ये वॉल्यूम आएगा। मान लो एक पाइप तुमने लिया, उस पाइप में सिर्फ इस लाइन में चार्ज नहीं है ना, या करंट नहीं है, सारे की बात करेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी ध्यान से देखना कि यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हुआ, ए, लेंथ हो गई कैपिटल एल, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल कैपिटल एन। तो बेटा तुम्हें निकालना क्या है, आई निकालना है। तो आई निकालने के लिए आप सिंपली बात Q/T, Q इज़ द व्हाट, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज लिखेंगे ऊपर, तो टोटल चार्ज कैसे लिखें, तो टोटल चार्ज तो सिंपल है भाई, क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट, लेंथ लिख दो और साथ में वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो। समझ में नहीं आया क्या भाई, एक सिंपल सी चीज़ करते हैं। कैपिटल एन लिखा, कैपिटल एन जब हम लिख रहे हैं ना, तो उसमें क्या है, वो एन और एल है, साथ में एरिया मल्टीप्लाई कर दो, तो आप लोगों के पास क्यू आ गया। अच्छा टी क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। टी क्या भाई, कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, कितनी वेलोसिटी से कवर करेंगे, था ना, कितनी वेलोसिटी से कवर करेंगे। तो हम वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, या वेलोसिटी या टाइम कैसे लिखेंगे, सीधा आप बोलोगे कि यार सर जो टाइम होता है ना वो हम इस तरीके से लिखेंगे कि इधर आएगा डिस्प्लेसमेंट, इधर आएगी हमारे पास वेलोसिटी, तो सिंपल हुआ L/VD। तो भाई लिख दो फिर I इज़ इक्वल टू क्यू, क्यू कितना है NLA/L, और VD चला गया ऊपर, तो L से L कैंसिल। ठीक है, अच्छा रुको, यहाँ पे ना E भी तो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे E भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, E तभी तो चार्ज बनेगा। हाँ चलो यार, तो ये हुआ I इज़ इक्वल टू ANEVD। बड़ा सिंपल था, क्या था इसमें, 2 स्टेप के अंदर डेरिवेशन हो गया। आई लिखा Q/T, Q की वैल्यू निकाल ली, T की वैल्यू लिखी। T यार कौन भाई, यहाँ से चार्ज यहाँ तक जब चल रहा है, यहाँ से जब यहाँ तक चल रहा है, इतने डिस्प्लेसमेंट हो रही है, कितनी L, कितनी वेलोसिटी से हो रही है, वो VD वेलोसिटी लिख दी। ठीक है, वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया, I इज इक्वल टू ANEVD। कहीं बुक्स में या कहीं बच्चों ने ट्रिक बना रखी है वीना, और मर्जी है यार, वीना सही ना जो भी लिखना है, मीना जो भी लिखना है। ठीक है, ये हुआ 32। अब आ जाते हैं इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट यार बिल्कुल आसान है, ये डेरिवेशन ना, ये फिर से डेरिवेशन दी हुई है आप लोगों को, क्या दी हुई है, डेरिवेशन दी हुई है। और ये डेरिवेशन आप लोगों को कहाँ मिलेगी, ये आप लोगों को NCERT पे मिल जाएगी। बहुत सिंपल है, ये ग्राफ दे रखा है आप लोगों को, मतलब इमेज दे रखी है जिसमें एक सेल लगा हुआ है, ये एक सेल लगा हुआ, दोनों पैरेलल में हैं। यहाँ पे E1 और R1 इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ E1 सेल, और R2 इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ E2 सेल। ठीक है, अब ध्यान से सुनना सभी बच्चे, यार यहाँ पे ना करंट आया I, और ये करंट क्या कर रहा है, अब सिंपल बोलोगे कि यहाँ पे डिवाइड होगा इसमें और इसमें। ठीक है, अच्छा अब ये देख लेते हैं कि इन्होंने पूछा क्या, इन्होंने पूछा डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन, मतलब तुम्हें सबसे पहले कॉम्बिनेशन का EMF निकालना है। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें चीज़ें समझाई हुई हैं यार, किससे डील करा करो, जो चीज़ें डिवाइड हो रही हूँ। यहाँ पे कौन सी चीज़ डिवाइड हो रही है, करंट, किस में डिवाइड हो रहा है, I1 एंड I2 में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहेगा, सेम रहेगा ना, बट हमें उसे लिखना होगा। तो वो कैसे लिखेंगे, देखो हमें पता होता है कि E इज़ इक्वल टू क्या होता है, V+IR होता है, V+IR होता है। लेकिन अगर मुझे V निकालना है तो ये कितना होगा, E- IR होगा, यही होगा ना।
अगर मैं इसके क्रॉस निकालूं तो आप लिखोगे V E1 माइनस I1 R1। नीचे वाले के क्रॉस निकालोगे इसके क्रॉस तो आप लिखोगे V E2 माइनस I2 R2। बट ये दोनों का सेम रहेगा भाई, दोनों का सेम रहेगा। हम क्या करेंगे, दोनों में से ना करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? क्योंकि यार ये यहाँ पे I1 और I2 चाहिए, तो इससे मैंने I1 निकाल लिया, इससे मैंने I2 निकाल लिया। उसके बाद सिंपली बेटा मैंने पुट किया है, और जो E1 की टर्म है उनको एक साइड कर लिया है, और जो R1 की टर्म है, R1 R2 की टर्म है, उनको एक साइड कर लिया है। क्लियर है? ठीक है। अब मैं इसको किससे कंपेयर करूंगा? हम इसको कंपेयर करेंगे V इज इक्वल टू E माइनस आई R1 से। तो ये जो E है ना, ये तो कौन बन गया? ये वाला बन गया भाई, ये तो इक्विवेलेंट EMF हो गया। और ये जो I के साथ ये वाला पोर्शन हुआ, ये हमारा R मतलब R इक्विवेलेंट बन गया। तो यहाँ पे इन्होंने क्या चीज़ हमसे पूछी थी? एक तो पूछा था इक्विवेलेंट EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये भी बन गया भाई। ये देखो, ये भी आ गया और ये भी आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? वो ये होता है सिंपल, इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, जो कि ऊपर ही आ चुका है। तो एक ही बार में तीनों चीज़ें हो रही हैं। बट एनसीईआरटी को पढ़ना होगा, एनसीईआरटी को पढ़ना होगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है बेटा। क्या करना है, जो करंट डिवाइड हो रहा है वो करंट लिखा। अब करंट कैसे निकालेंगे कि भाई इसकी वोल्टेज लिखो, इसकी वोल्टेज लिखो। तो मैंने इसकी वोल्टेज लिखी, ऊपर वाले की वहाँ से I1 निकाला, दूसरे वाले की वोल्टेज लिखी, वहाँ से I2 निकाल दिया, वैल्यू को पुट किया बस। E1 E2 को एक साइड कर लिया और R1 R2 के कॉम्बिनेशन को एक साइड कर लिया, कंपेयर कर लिया बस। चलो यार, नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास स्टेट 2 किरचॉफ्स रूल यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड एक्सप्लेन देम। भाई दो रूल होते हैं, एक जंक्शन रूल जिसको करंट रूल बोलते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने। नेक्स्ट लूप रूल होता है, जिसमें क्या होता है कि कोई एक लूप है और उसमें बहुत सारी आप लोगों को वोल्टेज मिल रही है, तो सब वोल्टेज का सम इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये बताने की क्या जरूरत है, डेफिनेशन सिंपल सी थी, ये तो याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, इसी का पार्ट बोला हुआ है, डिराइव द इक्वेशन ऑफ द बैलेंस स्टेट इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। भाई एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ मैं तुम्हें। करना क्या है आप लोगों को, किरचॉफ्स रूल इन्होंने बता दिया है। मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया व्हीटस्टोन ब्रिज का। यहाँ पे ये है P, ये है Q, ये है R और ये है S। इन्होंने बैलेंस्ड स्टेट में बोला है। भाई बैलेंस स्टेट का मतलब होता है कि IG की वैल्यू 0 होगी। और IG की वैल्यू 0 कब हो सकती है? जब VB और VD बराबर हो, मतलब शॉर्ट सर्किट पॉइंट होना चाहिए। भाई ये ना पूरा शॉर्ट सर्किट होना चाहिए, ये पूरा शॉर्ट सर्किट होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। या कई बच्चे ये बोलेंगे कि सर यहाँ पे ना किरचॉफ्स लॉ यूज़ करना है, वो यूज़ कर लो। भाई सिंपल तरीके से कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। या फिर अगर तुम वो तरीका करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे करंट की नेमिंग चेंज कर देता हूँ भाई, और क्या होगा। तो नेमिंग चेंज कर देते हैं। देखो, इसको बोलो I1, ठीक है। और यहाँ पे गया I, यहाँ पे हुआ I माइनस I1, और यहाँ पे गया I1, नहीं यहाँ पे गया IG, और यहाँ पे हुआ I1 माइनस IG। ठीक है। और यहाँ पे हुआ ये दोनों का सम, तो ये हो गया IG और प्लस हो गया I माइनस I1, ऐसे हो गया भाई। ठीक है। तो लूप लगा लो। मान लो मैं यहाँ पे लूप लगा देता हूँ A B D A से। तो जब मैं A से B जा रहा हूँ तो ये प्लस ये माइनस, तो ये हुआ माइनस I1P। ठीक है, क्योंकि यार V लिखना है हमें। ओके, यहाँ पे V लिखना ना, करंट इंटू रेजिस्टेंस लिखेंगे। उसके बाद मैं नीचे आया तो यहाँ पे क्या है, IG करंट है, तो ये भी क्या है, प्लस से माइनस जा रहा हूँ, मतलब प्लस से माइनस तो नेगेटिव IG कैपिटल G। ठीक है। फिर मैं यहाँ से पॉजिटिव से, नहीं नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊँगा, क्योंकि मैं D से A आ रहा हूँ, तो मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, तो इसको मैं प्लस लिख रहा हूँ I माइनस I1, और यहाँ पे R लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। चलो पहले लिख ही लेते हैं, बस इसको ऐसे ही रखने देते हैं। दूसरा, अच्छा लूप की जो डायरेक्शन है ना, किसी भी तरीके से लगा सकते हो। इसमें मैं ऐसे लगाई तो इसमें आप ऐसे लगा लो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं लगाता हूँ उल्टा लूप लगा देता हूँ। उल्टा मतलब ऐसे लगा देता हूँ कि C B D C से, जब मैं C से B जा रहा हूँ, C से B जा रहा हूँ, तो करंट तो ऐसे आ रहा है ना भाई, ऐसे आ रहा है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, मतलब लो से हाई जा रहा हूँ मैं, तो ये होगा I1 माइनस IG, और यहाँ पे हो गया Q। फिर मैं गया B से D, तो मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ, तो नेगेटिव IG G। फिर मैं गया
सुनो यार, यहाँ से जा रहा हूँ मैं ऐसे 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 और ऐसे, फिर हाई से लो फिर से जा रहा हूँ मैं, तो ये बन गया आप लोगों के पास कितना, हाई से लो नेगेटिव आई जी प्लस आई माइनस आई वन, और यहाँ पे कितना हो गया, एस इज इक्वल टू 0 हो गया। अब बेटा बैलेंस कंडीशन पे बोला है, बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या होता है, बैलेंस कंडीशन का मतलब होता है कि आई जी की वैल्यू होगी कितनी, 0। तो भाई ये तो ख़त्म हो गया ना, ये ख़त्म हो गया और ये ख़त्म हो गया, ठीक है। और इनके साथ यहाँ पे कौन कौन बच गया, ऊपर बच गया हमारे पास कितना, इस वाली इक्वेशन में बच रहा है माइनस आई वन पी इज इक्वल टू आई माइनस आई वन आर, ठीक है। नहीं ये प्लस हटा, माइनस हटा दो ना फिर। और इस वाली इक्वेशन में कौन बचा भाई, आई वन क्यू, और ये उधर चला गया तो आई जी भी ख़त्म हो गया इसमें से, और बचा कौन, आई माइनस आई वन एस बचा आप लोगों के पास, ठीक है। हाँ, 0 है ना भाई साहब। देखो इसको अगर मैं उधर ले जाऊँ तो ये प्लस का हो जाएगा आई जी प्लस आई माइनस आई वन एस, और ये आई जी तो 0 ही हो गया और ये आई जी भी 0 हो गया। तो अब दोनों को डिवाइड कर दो, ये आई वन से आई वन कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो पी बाई क्यू अपॉन पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, ये इसकी हो गई बैलेंस कंडीशन के लिए एक रिलेशन, ठीक है। चलो यार आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिंज विड्थ फेस एंगल ड्यू टू डिफ्रैक्शन थ्रू ए सिंगल स्लिट, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमम। भाई ये तो सिंपल सा है, तुम्हें जब भी डायग्राम करोगे मतलब याद रख लेना है कि इंटेंसिटी क्या होती है। हाँ बस ये याद रखना कि ये डिफ्रैक्शन है तो इसमें इंटेंसिटी घटती जाएगी, घटती जाएगी, ठीक है। और लैम्डा बाई 2 पे यहाँ पे आपको डार्क मिलेगा, क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा एक और चीज़ हमने यहाँ पे बताई नहीं, इन्होंने क्या बोला था, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो यहाँ पे विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो होती है वो ट्वाइस दैट ऑफ द एनी सेकेंडरी मैक्सिमा, मतलब इनकी विड्थ और इस सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ ये 2 टाइम्स होती है। एंगुलर विड्थ का एक कॉन्सेप्ट हमने किया था जिसमें 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, एंगुलर विड्थ का एक कॉन्सेप्ट हमने किया था जिसमें 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, वो याद होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ए रे पी क्यू इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ए बी ऑफ ए ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 60 डिग्री, जो कि फिक्स होता है, बट अगर चेंज कर दे तो चेंज भी करना पड़ेगा, मतलब फिर वो कंडीशन माननी पड़ेगी। द प्रिज्म इज मेड ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस, ट्रेस द पाथ ऑफ द रे एज इट पास थ्रू द प्रिज्म, कैलकुलेट द एंगल ऑफ एमर्जेंस एंड द एंगल ऑफ डेविएशन। बहुत आसान है यार, सिंपल। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखो ये एक फेस दिया हुआ है, इसका ये 60 डिग्री दिया हुआ है, अब ये 90 पे आ रहा है तो 90 पे एंटर कर जाएगा। जैसे ये यहाँ पे पहुँचा, हमने पहले बना दिया इसके फेस के ऊपर क्या भाई, इसके फेस के ऊपर हमने बना दिया यहाँ पे नॉर्मल, क्या बना दिया, नॉर्मल बना दिया, ऐसे ये नॉर्मल बना दिया। जैसे हमने यहाँ पे नॉर्मल बनाया तो भाई ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये 60 डिग्री होने वाला है। कितना होने वाला भाई, ये 60 डिग्री होने वाला है, क्लियर है। अब ये तो हो गया क्या, पाथ का जो इन्होंने पूछा था। अब इन्होंने बोला कैलकुलेट द एंगल ऑफ एमर्जेंस एंड द एंगल ऑफ डेविएशन, तो इसके लिए हम एक रिलेशन यूज़ करेंगे। आपको ना क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक रिलेशन पता होना चाहिए, जो कि होता है साइन सी इज इक्वल टू 1/μ। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, सी की वैल्यू निकालेंगे जो कि बनेगी 60 डिग्री। कैसे बन रही है, देखो यार 60 दे रखा है, ठीक है। साइन सी इज इक्वल टू 1/μ, तो म्यू कितना दे रखा है, म्यू कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2√3/2, तो ये बनेगा कितना, 2√3 चला गया ऊपर, तो ये 3/2 किस केस में होता है, साइन 60 केस में। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि सो द रे पी एम आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द फेस ए सी ग्रेज अलोंग ए सी, यहाँ पे ए सी के अलोंग ये चली जाएगी, यहाँ पे ए सी के अलोंग ये चली जाएगी बेटा, यहाँ पे ए सी के अलोंग जाएगी ये, इसके अलोंग, ठीक है। मतलब जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो 90 डिग्री होगा। कितना होगा भाई, 90 डिग्री होगा, क्लियर है। तो अब रास्ता पूरे वाला जो इन्होंने बोला था वो बन चुका है। अब हमारे पास एक रिलेशन होता है आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल। तो भाई आई इंसिडेंट एंगल 0, फिर इमरजेंस 90 डिग्री, ए 60 डिग्री दे रखा है, क्या डेल नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो इन वैल्यू पुट करो और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 30 डिग्री की। कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा जी, 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। ये जो ये वाला तरीका है ना, जो ट्रेस करने वाला तरीका होता है, ट्रेस वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैसा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा,
ट्रेस वाला जो तरीका होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। समझे? कुछ आ रहा है दिमाग में या ऊपर से जा रहा है बस? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट आता है एक और में, यार मैं तो और से ही तंग हो गया हूँ, बहुत सारे और मिल गए हैं तुम्हें। राइट 2 पॉइंट्स डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो यार ये समझ लेना, ठीक है। मतलब एक में क्या होता है कि इक्वली स्पेस्ड होती हैं, इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, एक में नहीं होती है, वो देख लेना, ठीक है। बहुत आसान है डिफरेंस। अब मैं तुम्हें रट्टे मरवाने नहीं बैठूंगा यहाँ पे, सिंपली है यार वो याद ही करने हैं तुम्हें, तो ये देख लेना, मैंने तुम्हें बता दिए हैं, ठीक है। हाँ, इसको कर लेते हैं। इन्होंने बोला ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन फेस ए बी ऑफ एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म शोज मिनिमम डेविएशन, डेल दिया हुआ है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द लाइट थ्रू द प्रिज्म। देखो सबसे पहली बात, अगर तुम्हें स्पीड निकालनी है तो म्यू कितना होता है, सी बाय वी होता है। तो अगर वी निकालना है तो सी बाय म्यू करना होगा। तो सबसे पहले तुम्हें म्यू निकालना है। तो म्यू के लिए हमें एक रिलेशन पता है कि साइन ए प्लस डेल मिनिमम बाय 2, और नीचे होता है साइन ए बाय 2, ठीक है। तो भाई सब कुछ दे रखा तुम्हें, ए दे रखा है क्या 60 डिग्री फिक्स होता है, डेल मिनिमम दे रखा है 30 डिग्री, 2 करो 60/2 करो। इनका वैल्यू ही तो, रिलेशन ही तो लिखना है कि भाई ऊपर कितना हुआ साइन 45, नीचे कितना हुआ साइन 30, दोनों की वैल्यू लिखनी है। और वो कितनी आएगी, √2। √2 आया तो यहाँ पे लिख दो, सॉल्व करना है। सिर्फ और सिर्फ बस तरीका पता होना चाहिए, सिंपल है कि भाई हाँ ये ऐसे होना और ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, इनके ऊपर न्यूमेरिकल, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड। ओके चलो यार अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फेस ए बी सो दैट द एमर्जेंट रे ग्रेज अलोंग फेस ए सी। तो भाई सिंपल हम प्रिज्म बनाएंगे। इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट फेस ए बी, मतलब ये एंगल आप लोगों को निकालना है। तो लाइट ऐसे गई और ऐसे ग्रेज हो जाएगी ए सी के अलोंग, ए सी के अलोंग बोलिए ना, हाँ ए सी के अलोंग। तो ये एंगल ऑफ एमर्जेंस हुआ आप लोगों के पास, क्या हुआ, एंगल ऑफ एमर्जेंस। तो वही रिलेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ध्यान से देखना। देखो यार, एट फेस ए सी, इस फेस की बात कर रहे हैं, लेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो R2 है, कि भाई यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो R2 है। फॉर ग्रेजिंग रे ई कितना होना चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए। कॉमन सी बात है, वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे रिलेशन लिख सकते हैं ना कि म्यू इज इक्वल टू कितना होगा, 1/sin R2 होगा। जैसे अभी लिख के आया था ना, म्यू इज इक्वल टू 1/sin C। तो R2 की वैल्यू आ गई कितनी, 45 डिग्री। अब तुम्हें ये भी पता है कि डेरिवेशन में कि R1 + R2 कितना होता है, A होता है। तो अगर मुझे R1 निकालना है तो वो कितना होगा, A - R2, और A कितना है 60 डिग्री जो कि फिक्स होता है, R2 कितना है 45, तो ये कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। कितना आ गया भाई, 15 डिग्री आ गया। अब स्नेल्स लॉ यूज़ कर लें। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, sin I/sin R1, क्योंकि हमने ये निकाल लिया ना, तो अब सिंपल है कि I/R1 निकाल सकते हैं, यस। तो म्यू की वैल्यू इज़ √2 sin I, और ये 15, इसकी वैल्यू को याद रख लेना, ठीक है, और आंसर आ जाएगा। बताओ भाई क्या था इसमें, सिर्फ सिंपल सा तरीका है भाई। इसमें क्या है, देखो इन्होंने बोला कि यहाँ से लाइट एंटर करी और ये बिल्कुल यहाँ पे ग्रेज हो जाए। अगर यहाँ पे ग्रेज चाहते हो तो इसका मतलब ई की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, और यहाँ से और यहाँ के बीच में हम, इसका मतलब क्रिटिकल एंगल हो गया ना, R2 उस टाइम पे क्रिटिकल एंगल हो गया। तो R2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन तो तुम्हें पता ही है कितना होता है, sin C = 1/μ था ना। ऐसा ही म्यू अगर करें तो = 1/sin C हो जाएगा, ठीक है, ऐसा करेंगे। चलो यार केस स्टडी आ गए हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे, जल्दी जल्दी से इसको ख़त्म कर लेते हैं। क्या बोला गया इसमें, ए नंबर ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेज एंड इंस्ट्रूमेंट हैव बीन डिजाइंड एंड डेवलप्ड सच एज पेरिस्कोप, बिनोक्यूलर, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, यूटिलाइजिंग द रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मिरर, लेंसेज एंड प्रिज्म। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो बनाए गए हैं जिसमें रिफ्लेक्शन और मतलब मिरर यूज़ हो रहे हैं, लेंस यूज़ हो रहे हैं, इस तरीके से। मोस्ट ऑफ देम आर इन कॉमन यूज़। आर नॉलेज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय मिरर एंड लेंसेज इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ दीज डिवाइसेज। मतलब हमें इन डिवाइसेस की अगर वर्किंग समझनी है तो हमें रिफ्लेक्शन, मिरर, ये सब आने चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला है, वाई द इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी इज ऑफन कंसिडर्ड मोस्ट सुटेबल फॉर व्यूइंग, एक्सप्लेन, ठीक है। ध्यान से देखो यार, इन्होंने बोला क्या है। इस पैराग्राफ में तुम्हें ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बट इसका मतलब ये है कि फिजिक्स के अंदर जो केस स्टडी आ रहा है ना, पैराग्राफ से काम नहीं चलने वाला, सारे का सारा तुम्हें
पैराग्राफ नहीं देगा, कुछ तुम्हें पैराग्राफ में पता लगेगा, कुछ तुम्हें खुद से माइंड से। देखो यार, इन्होंने सिंपली बोला, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी वी कैन सी इट विद मिनिमम स्ट्रेन इन द सीलियरी मसल ऑफ द आई। जब भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो उसकी दो कंडीशन निकालते हैं, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, मिनिमम मैग्नीफिकेशन। मैक्सिमम में स्ट्रेन आता है आंखों के ऊपर, मिनिमम में दूर से देखते हैं हम। तो यहाँ पे इन्होंने यही बोली है कि भाई वाई द इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी इज़ ऑफन कंसिडर्ड मोस्ट सुटेबल, कि मोस्ट सुटेबली क्यों करी जाती है। तो यहाँ पे ना पैराग्राफ में ये चीज़ नहीं लिखी हुई, बट एक कॉन्सेप्ट में थी, हमने पढ़ी थी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, कि भाई जब हम नॉर्मल एडजस्टमेंट होकर देखते हैं, मतलब इन्फिनिटी के लिए देखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को मानते हैं इन्फिनिटी पे, तो उस टाइम स्ट्रेन नहीं आता है आंखों पे। ओके, चलो नेक्स्ट, इन मॉडर्न माइक्रोस्कोप मल्टी कंपोनेंट लेंसेज आर यूज्ड फॉर बोथ ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस। वाई? सुनो ध्यान से, द मल्टी कंपोनेंट लेंस आर यूज्ड फॉर बोथ ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस टू इम्प्रूव इमेज क्वालिटी बाय मिनिमाइजिंग वेरियस ऑप्टिकल एब्रेशन इन लेंसेज। एब्रेशन इन लेंसेज, काफ़ी एब्रेशन मतलब डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि यार फोकल लेंथ की वजह से डिफेक्ट आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से डिफेक्ट आ गया, अपर्चर की वजह से डिफेक्ट आ गया, मतलब कई बार ब्लर हो जाती है, कई बार अच्छे कलर नहीं आ पाते, वो सब। तो इन्होंने बोला कि मॉडर्न माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो मल्टी कंपोनेंट लेंसेज को यूज़ कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ना तो ये चीज़ पैराग्राफ में लिखी हुई है भाई, तो इसलिए हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरा डीप में जाके पढ़ना होगा, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है टू इम्प्रूव इमेज क्वालिटी बाय मिनिमाइजिंग वेरियस ऑप्टिकल एबरेशंस डिफेक्ट्स। ओके, राइट 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये तो यार सीधा ही याद होगा तुम्हें, तो ये तो लिख ही सकते हो कि क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज टू ऑब्जर्व माइन्यूट नियर बाय ऑब्जेक्ट, वेयर इज द टेलीस्कोप इज यूज टू ऑब्जर्व डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। जो पास में होते हैं उनको बड़ा करके कौन दिखाता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो दूर होते हैं उनको कौन दिखाता है भाई? टेलीस्कोप। इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेसर देन दैट ऑफ द आई पीस, वेयर इज इसमें उल्टा होता है, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज लार्जर देन दैट ऑफ द आई पीस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें पैराग्राफ से नहीं मिल रही हैं, ये सब चीज़ें हमें किससे मिल रही हैं? हमें मिल रही है कॉन्सेप्ट से। सो कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, राइट टू डिस्टिंक्ट एडवांटेज ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर ए रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। चलो यार ये भी पढ़ लेते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे केस स्टडी में पैराग्राफ दिया क्यों, जब उससे कोई रिलेटेड ही नहीं है। द इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज ब्राइटर देन दैट ऑफ द फॉर्म्ड बाय रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यार रिफ्रैक्शन टाइप टेलीस्कोप जो होते हैं ना, उस जैसे एस्ट्रोनॉमिकल आप बोल सकते हैं, तो उनमें ना एबिरेशंस आ जाती है, मतलब एबिरेशन नहीं, आप ये बोलो कि क्रोमेटिक एबिरेशंस, कलर की प्रॉब्लम, फोकल लेंथ की दिक्कत, मतलब इमेज साफ़ नहीं बन रही, ये सब चीज़ें। बट रिफ्लेक्टिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हम मिरर यूज़ कर रहे होते हैं, तो इमेज जो होती है वो ब्राइटर होती है। द इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज़ मोर मैग्नीफाइड देन दैट रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो यार ये सब चीज़ें ना याद करनी पड़ेंगी तुम्हें, सिंपल सी बात है कि ये याद ही करनी पड़ेंगी, याद करो। अच्छा, ये जो केस स्टडी है बेटा, ये किस पे आ रहा है? ये केस स्टडी आ रहा है एलईडी पे, बट एलईडी तो जो सीबीएसई उसने डिलीट कर दिया है। स्पेशल पर्पस जो डायोड्स हैं वो तो डिलीट करवा दिए हैं, लेकिन मैंने वन शॉट में यार तुम्हें करवाए हैं, वो कर लेना। तो एक बार पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वाई आर एलईडी मेड ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर एंड नॉट ऑफ एलिमेंटल सेमीकंडक्टर? ठीक है, क्वेश्चन ये बोला है इन्होंने। तो एक बार पैराग्राफ अब पढ़ लेते हैं। एलईडी इज ए हैवली डॉप्ड पीएन जंक्शन विच अंडर फॉरवर्ड बायस एमिट स्पॉन्टेनियस रेडिएशन। मतलब यहाँ से तुम्हें पता लगा ये फॉरवर्ड बायस होता है, हैवली डॉप्ड होता है। व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस ड्यू टू रिकम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन एट जंक्शन एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। अच्छा, कि भाई जब फॉरवर्ड बायस होती है तो ड्यू टू रिकम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन एट द जंक्शन एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। इन केस ऑफ SI मतलब सिलिका जर्मेनियम डायोड, द एनर्जी रिलीज्ड इन रिकम्बिनेशन लाई इन द इंफ्रारेड रीजन। ओके, ये ध्यान से रखना, मतलब ध्यान से दिमाग में रखना। LEDs दैट कैन एमिट रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू लाइट आर कमर्शियली अवेलेबल। मतलब LED ये कलर दे सकती हैं। द सेमीकंडक्टर यूज्ड फॉर फैब्रिकेशन ऑफ विजिबल LED मस्ट हैव ए बैंड गैप ऑफ 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द कंपाउंड सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग LED ऑफ डिफरेंट कलर। बता दिया कि कंपाउंड होते हैं, लेकिन
रीज़न नहीं बताया। तो वही बात है भाई, तुम्हें यहाँ पे भी केस स्टडी जो आएगा ना उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। पैराग्राफ से तुम्हें इतना कोई लेना देना नहीं है, बहुत कम तुम्हें पता लगेगा पैराग्राफ से, ठीक है। वाई आर LED मेड ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर नॉट ऑफ एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, ऐसा क्यों होता है? LED आर मेड ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर एंड नॉट बाय द एलिमेंटल कंडक्टर बिकॉज, क्यों भाई? बिकॉज द बैंड गैप इन एलिमेंटल कंडक्टर हैज़ ए वैल्यू दैट कैन डिटेक्ट द लाइट ऑफ ए वेवलेंथ विच लाई इन द इंफ्रारेड रीजन। ध्यान से सुनो, इन्होंने बोला है कि LED मेड ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर एंड नॉट ऑफ एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स क्यों नहीं बनी होती? क्योंकि बैंड गैप जो होता है ना, बैंड गैप इन द एलिमेंटल कंडक्टर हैज़ ए वैल्यू दैट कैन डिटेक्ट द लाइट ऑफ ए वेवलेंथ विच लाई इन द इंफ्रारेड रीजन। जो लाइट को पहले से डिटेक्ट कर सकता है, जो कि इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी। किस में लाई करेगी बेटा जी? इंफ्रारेड रीजन में, तो इसलिए नहीं यूज़ करते हैं। व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ बैंड गैप ऑफ LED इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड? तो ये तो यहाँ पे दिया हुआ 1.8 दिया हुआ है, बट पूरा कितना है? 1.8 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ए स्टूडेंट कनेक्ट द बल्ब कलर्ड LED as shown in the figure. The LED did not glow when switch S is closed. Explain why. सिंपल सी बात है भाई, अगर LED ग्लो नहीं हुई तो इसका मतलब वो रिवर्स बाइस्ड है, कनेक्शन ही नहीं हुआ, चलेगी कैसे? ठीक है, दैट वाई इट इज़ नॉट ग्लोइंग। ने लास्ट आ जाता है ड्रॉ VI करेक्टरिस्टिक ऑफ PN जंक्शन डायोड फॉरवर्ड एंड रिवर्स। तो सिंपल है भाई, इधर आप लोग एक ग्राफ बना लो कॉमन, ठीक है। यहाँ पे बनाओ क्या? करंट, यहाँ पे बनाओ वोल्टेज, ठीक है, यहाँ पे बनाओ नेगेटिव वोल्टेज और यहाँ पे बनाओ करंट। यहाँ पे मिली एम्पियर में होता है, यहाँ पे माइक्रो एम्पियर में होता है। तो सिंपल क्या होता है कि भाई पहले तो वोल्टेज बढ़ाते जाते बढ़ाते जाते बढ़ाते जाते बढ़ाते जाते, फिर एकदम से पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज़ होने के बाद करंट इंक्रीज़ हो जाता है, और यहाँ पे नेगेटिव में जाके एकदम से ऐसे हो जाता है, नेगेटिव में जाके एकदम से ऐसे हो जाता है। क्लियर है? सो ये होती है हमारे पास VI करेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड बाइस की, रिवर्स बाइस की, ठीक है। यहाँ पे माइक्रो एम्पियर में लिखना है, यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ये करंट होता है रिवर्स वाला, और ये फॉरवर्ड बाइस है जो कि एग्जैक्ट जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उनकी वजह से होता है, ठीक है। सो ये था सॉल्यूशन इस सैम्पल पेपर का। कैसा लगा यार तुम्हें वीडियो? और इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे मैं तुम्हें भेज दूंगा। सो मैं आप लोगों के साथ हूँ, पूरा सिलेबस तुम्हें करवा दिया है, स्ट्रेटजीज़ की वीडियो तुम्हें दे दिया, नोट्स की वीडियो 9 चैप्टर तक आ चुकी है, बाकी भी आ जाएंगे बहुत जल्द, ठीक है। बट सपोर्ट करो यार चैनल को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर तुमने शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, ठीक है। चलो यार अब इस वीडियो को करते हैं ख़त्म, क्योंकि सेशन हो गया हमारा ख़त्म। ओके चलो, तो इस सैम्पल पेपर की जो PDF है बेटा वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल सुनील जांगड़ा सर पे। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सुनील जांगड़ा 26 पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए वीडियो नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।